करने के लिए आपको किसी भी विशेष प्रकार की डिग्री, डिप्लोमा या किसी अलग पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, आप उसको डिस्टर्ब किए बिना इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। समझे आप? यह जो फीचर है ऐसा है, दृश्य और देखने के लिए मिलेगा। जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है उसने कितना बड़ा काम कर दिया है। मिला तो इन्वाइट कर रहा हूँ माननीय रवीश कुमार सैनी जी, आप सब जय आरसीएम। हम हरिद्वार में हैं। एक बार परिवार से हरिद्वार से हूं। इसका नाम है आरसीएम, यानी राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का एक सही तरीका। आरसीएम, मेरा नाम प्रभा सैनी है और मैं हरिद्वार से हूँ और मैं बुटीक चलाती हूँ। बुटीक के साथ साथ इस शानदार से दुनिया के खूबसूरत सिस्टम को अपने पति के साथ में सीख रही हूँ। आरसीएम का प्लान देखा, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, खरीदारी करनी शुरू की। उसके बाद उनके घर में कुछ पैसा आना शुरू हुआ। बाकी के जिनके समझ में नहीं आया उनको बहुत अच्छी से समझ में आने वाला है। अभी बस यही बने रहना है। बाजार के तरीके से अगर सामान खरीदेंगे तो कोई पैसा वापस नहीं आता, केवल जाता ही जाता है। अगर आरसीएम के तरीके से सामान खरीदेंगे तो कुछ पैसा वापस। तो मैं आप सभी लोगों को उनसे परिचय कराना चाहता हूं जिन्होंने के घर में कोई भी इनकम आई, पहली इनकम वाले साथी ग्राहक आते हैं, वो लगातार अगर खरीदारी करते हैं तो उनको 6 महीने बाद कुछ फ्री प्रोडक्ट देती है। इस सिस्टम को कहा गया है कंसिस्टेंसी परचेज। तो हमारे बीच में को बताना शुरू किया और धीरे धीरे उनका एक नेटवर्क बनना शुरू हो गया और उनको एक लेवल मिलता है जो 20,000 के टर्नओवर पे आता है। तो वो एक लेवल होता है, लेवल अचीव, जो और अपनी टीम बढ़ाते हैं और नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, स्टार्टर का लेवल। और जहां पे उनका टर्नओवर 40,000 से ऊपर जाता है तो वे स्टार्टर की अचीवर। तो मैं चाहूंगा एक बार स्टार्टर की अचीवर अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। एक बार कैसे आप? कुछ लोग बोले और कुछ अभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे। मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक भटक कर ही सही। गुम रहा तो वो है जो घरों से निकले ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। नाम विनीत चौधरी, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से हूँ। वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में हरिद्वार के अंदर हैदरा में प्राइवेट जॉब करता हूँ और उसके साथ साथ जो मेरे पास खाली समय बचता है मैं इस दुनिया के खूबसूरत सिस्टम को अपने गुरुजनों के माध्यम से सीख रहा हूँ। एक बार और जोर से बोले तो जय आरसीएम। एक नारा दिया है कि जो कपल है वो सफल है। तो आज भी कपल के साथ यहाँ पर हैं और जितनी भी आज यहाँ पर महिलाएं आई हैं तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूँ और प्रेजेंट टाइम में रुद्रपुर के अंदर नेशनल इंडिया लिमिटेड में काम किसान परिवार से हूँ। दाम अभी ओपनर पिन पे हूँ और 5,000 की इनकम पिछले महीने मेरी आई थी और 80,000 प्लस दे चुका हूँ। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा 1,54,000 प्लस और फ्री वाला प्रोडक्ट आया है 2 लाख रुपए, 70,000 प्लस। हमारा जिनका बिजनेस
जितने भी हमारे बीच रनर साथी है तो प्लीज दौड़कर स्टेज पे आइए। आप अपना नाम बताएं कि कहाँ से है। नमस्कार, मेरा नाम सपना गुप्ता है, मैं हरिद्वार में रहती हूँ। सभी को नमस्ते, जय आरसीएम। मेरा नाम नीलम रावत है और मैं भी हरिद्वार में हूँ। नाम सुमन शर्मा है, दिल्ली करावल नगर से। जोरदार तालियां इनके लिए। नाम अनिल कुमार और हरिद्वार से। काम क्या करते हैं? काम अपना जो है वो हलवाई का है। बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस से आज तक जो है मुझे करीब 3 लाख रुपया वाह, 3 लाख रुपए। मानी है और मैं हरिद्वार जिले से बिलोंग करती हूँ और मैं सभी प्रोडक्टों पर काम करती हूँ। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मैं पिंकी रावत रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हूँ। और क्या बताऊं? काम बता दे। काम टोटल आरसीएम बिजनेस और सबसे बड़ी चीज मिली है स्वास्थ्य और 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपए। और हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम को पार्ट टाइम में सीख रहा हूँ अपने। साथियों, जय आरसीएम। नाम तो आलम और कोटा मुरादनगर से बिलोंग करता हूँ और हलवाई का काम करता हूँ। तो आगे की कार्रवाई के लिए हमारे बीच में जबरदस्त लीडर जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और जो लोगों का एक सपना होता है कि मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है। कितने लोगों का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब में जाने का? काफी सारे लोगों का सपना होता है। वो आज गवर्नमेंट जॉब में है और उसके साथ साथ इसको पार्ट टाइम में करते हैं और एक बहुत अच्छे शानदार लेवल पे है। क्या मिलना चाहोगे सर? और आज इस शानदार प्रोग्राम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे सभी सीनियर अपलाइन बैठे हैं, मैं उन सबका भी अपनी ओर से वेलकम करता हूं। आप सबका भी हमारे बीच में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज ये जो शानदार प्रोग्राम है, आपको पता ही है कि यूनिक एजुकेशन की ओर से है। और आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मुख्य वक्ता हैं, वो मिस्टर रवि जी हैं। जल्दी ही आपके बीच पहुंचने वाले हैं। हमारी उसकी पूरी तैयारी होगी उनकी वेलकम की। और आप देखेंगे कि आरसीएम में ही एक परंपरा है, इस तरह से वेलकम। ये आरसीएम का माहौल ही कुछ इस तरह का होता है। कई बार जो नए व्यक्ति होते हैं वो सोचते होंगे पता नहीं ये क्या किस तरह की बात कर रहे हैं। मैं भी जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे लगता था कि मेरे लायक नहीं है, क्योंकि मैं जॉब में था तो जॉब वालों को थोड़ा सा लगता है कि वो अपना एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो मुझे भी लगता था शायद ये मेरे मतलब का काम नहीं है। और वेलकम करता हूँ मैं सैनी सर का। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सुनील सैनी जी। जोरदार ताली। हमारे बीच में बहुत सारे बड़े लीडर आज बैठे हुए हैं, आपको उनकी बात सुनने को मिलेगी। और मेरी भी ड्यूटी लगी है कि कुछ जो बहुत एक सपना होगा आरसीएम का कि रॉयल्टी में कैसे पहुंचा जाए। डिस्ट्रीब्यूटर सभी जानते हैं। नए मेहमान आज अपने बीच में कितने जो नए व्यक्ति पहली बार आए हैं, पहली बार जो आए हैं ऐसे प्रोग्राम में हाथ खड़ा करेंगे, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। जोरदार ताली। मेरी ड्यूटी लगी यहाँ पर रॉयल्टी वालों को बुलाने के लिए। और मेरे भी माइंड में ये प्रोग्राम देख करके आया कि रॉयल्टी पे तो जाना चाहिए। बहुत शानदार पिन होती है और इतनी बढ़िया पिन होती है कि आप ही देखना जब वो यहाँ आएंगे तो आप
सामने देना है उनको। अपना नाम बताएंगे, काम बताएं, टोकन इनकम। जय आरसीएम। मैं लीला रावत देहरादून से बिलोंग करती हूँ और इस खूब परिचय देंगे और एक लाइन बोलेंगे आरसीएम के बारे में। जय आरसीएम, नाम विक्रम आर्य और भगवानपुर से हूँ और आज बड़ा अच्छा लगा सर को सुनने आए हैं। सर का जो अपने जो सर हैं वो बहुत दूर से आए हैं, उनकी बातों को हमें ध्यान से सुनना है, सुनकर और इनको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आगे बढ़ना है, रॉयल्टी अचीवर बनना है तो उनकी बातों को हमें ध्यान से सुनना है। धन्यवाद। नाम सोमेराव साहू, ग्रामीण महदूर से हूँ और अपनी बैकग्राउंड की बात करूँ तो एक गाय भैंस चराने वाला था। जय आरसीएम। आश्चर्य की बात है कैसे कैसे हमारे बीच में सजे। नाम सुरभीर सिंह गौड़, अगस्त में डेंगोला से बिलोंग करता हूँ और कुछ ही समय से इस जय आरसीएम। गुड आरसीएम। नाम सुनीता, इनकम के बारे में इस टाइम बोल नहीं सकती। ग्रेट अपलाइन है और जिनका एक बहुत बड़ा नाम है आरसीएम में और जिन्होंने पूरे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में सारे में एक बहुत बड़ा माहौल पैदा किया आरसीएम के लिए। ऐसे मैं भी उनको फॉलो करता हूं, उनको सुनता रहता हूं उनकी बातों को। तो मैं आपकी जोरदार ताली के बीच में बुलाना चाहूंगा श्री नवीन सैनी जी को, प्लीज। जय आरसीएम। बहुत सुदृढ़ होकर काम कर रही हैं, उनको कुछ पुरस्कार मिलेंगे। आप देखना चाहते हैं महिलाओं का अचीवमेंट? देखना चाहते हैं क्या? सर, बड़ा काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है क्या आपके अंदर? अचीवर कौन कौन बनना चाहता है? आज होना चाहिए था या हार मान लेनी चाहिए थी? स्वीकार करना चाहिए था। और मैंने कहा दोस्त, अगले 1 साल में नवीन कुमार टेक्निकल अचीवर बन के स्टेज पे होगा। रात रवि जी को बुलाया इसीलिए। तो साथियों, मैं बुलाना चाह रहा हूं हमारी बहन नूतन राठी जी को। एक शानदार लीडर है जिन्होंने महिलाओं को जगाया है और बड़ा काम करके दिखाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया है, बातें नहीं करी, करके दिखाया। नाम नूतन राठी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मैं उन महिलाओं की कर रही थी, कुछ अपनी दुकान चलाती थी, कुछ बुटीक चलाती थी, लेकिन उन्होंने भीड़ से हटकर एक नया काम किया है। जो अभी एनिवर्सरी हुई थी 28 नवंबर की, उसमें उन्हें सेलिब्रेशन का भी मौका मिला। जो टोटल वहाँ पे पिंक ब्लेजर और ब्लू ब्लेजर मिले थे 1500 थे, उनमें से कुछ महिला आज हमारे बीच में भी है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ आज उन महिलाओं का सम्मान करने के लिए यहाँ पे स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ जो अभी 28 नवंबर की और आज वो पहन के भी यहाँ पे आई है। तो प्लीज वेलकम है आपका और आप जोरदार तालियां उनके। तो हमें उन्हें भी बुलाना चाहिए। बुला ले। तो ब्लू ब्लेजर के जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट थे वहाँ पे 28 नवंबर की एनिवर्सरी में, हम उनको भी बुलाना चाहेंगे। अभी उनको इस पिंक ब्लेजर से सम्मानित हुई है। और इतना ही नहीं, जब कहते हैं ना अपलाइन डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब करो, और वो डायमंड क्लब ना करे और डाउनलाइन को करे। मैं भी हाउस जय आरसीएम, पहले मैं भी हाउस वाइफ थी। जय आरसीएम, मैं भी पहले हाउस वाइफ थी। जय आरसीएम, मैं भी पहले हाउस वाइफ। जय आरसीएम, मैं भी पहले हाउस वाइफ ही थी। जय आरसीएम, मैं भी पहले हाउस वाइफ थी। जय आरसीएम, मैं भी पहले हाउस वाइफ थी। जय आरसीएम, मैं भी हाउस वाइफ थी। जय आरसीएम, मैं हाउस वाइफ, उसके साथ साथ बुटीक चलाती हूँ और आरसीएम सिस्टम को दिल से कर रही हूँ। नमस्कार, जय आरसीएम, मैं सुमित्रा यादव हरिद्वार की रहने वाली हूँ और हाउस वाइफ की खूबसूरत सा सिस्टम को सीख रही हूँ। जय आरसीएम, मैं भी एक हाउस वाइफ थी। नाम नीरज, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। मैं पहले से ही कैंटीन चलाती हूँ, नवदारी जाती। मेरे वाली नहीं कर सकती, मेरे वाली बोलना नहीं जानती, मेरे वाली आप जैसी नहीं है, तो हम भी कोई अलग नहीं थे, हम भी ऐसे ही थे। तो सभी कर सकती है। आज एक मैसेज लेके जाना, जब ये हाउस वाइफ कर सकती है तो आपके घर में जो बैठी है बहन बेटी, आपकी माँ, कोई भी कर सकती है।
दिमाग खुला है? महिलाएं अभी आपके सामने सेलिब्रेट हुई है कीस्टोन पे, और आरसीएम का पिछले 3 साल का सबसे ज्यादा ग्रोथ लेने वाला अगर प्रोडक्ट ब्रांड कोई सीरीज है तो वो कीस्टोन का साथ है, जिनको हीरो का अवार्ड कंपनी दे रही है, ट्रॉफी दे रही साथ। तो एक साथी का तो मुझे पता है, अगर कोई और भी साथी हो तो मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं यहां से। क्यों नहीं आई? क्योंकि जो एमराल्ड करते हैं ना, जिस दिन रॉयल्टी की वो करने की ठान देना तो वो एमराल्ड बन जाएगा। और आज जान लेने से क्या करते हैं, तो नाम ज्यादातर लोगों का हो चुका, बाकी शॉर्ट में करेंगे और एक मैसेज देंगे साहब कि आप ऐसा क्या करते हैं कि जो रॉयल्टी वाले भी कर लें और वो भी जल्दी से इमराल्ड स्टार ब्रांड बन जाए। राइट सर, तैयार है आप देने के लिए? यार बचा के मत रखियो भाई, देखियो, क्योंकि बहुत है बेचारे, 2-4 आपके भी होंगे और ये सारे आपके यहाँ से तो देंगे। तो आप एक बार तालियां ऐसी बजाएंगे, पक्का दे देना वही बात। जय आरसीएम। नाम शमशाद आलम, उर्दू टीचर रहा हूँ। आरसीएम शुरू में समझ में नहीं आया, लेकिन इस तरह के माहौल में जब मैं आया तो पता चला कि ये काम करने लायक। पहला मैसेज आपके लिए यही है, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। आरसीएम बिजनेस का सफर मेरा 666 रुपए से शुरू हुआ था और अभी हाईएस्ट मुझे 3,33,924 रुपए तक एक महीने के सफर को मेरा आपसे मिल जाएगा। और मैं और मेरी अर्धांगिनी हम दोनों मिल गए हैं। जब तक हम बिजनेस में आए, आज वो सारे सपने हमने पूरे कर लिए हैं जो शुरुआती जिंदगी के दिनों में देखे थे। एक कसम खा के जाइए कि कोई महीना तय कर लीजिए या कोई सा साल तय कर लीजिए कि उसमें तो जाना ही जाना है इमरान के लेवल पे। सही है सर? आज बहुत अच्छा लग रहा है हरिद्वार में आके, क्योंकि जैसी नूतन है ऐसी ही नूतन की सारी टीम है। और हस्बैंड को वाइफ देती हूँ जो बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। थैंक यू हो गया। और ऐसे कितने हैं कि जो लगभग 6 महीने से लेके 1 साल का दरमियान जिनको हुआ है, ऐसे कितने लोग हैं 1 साल के आसपास वाले? की जो स्थिति होती है ना कि करें कि ना करें, ये जो मैंने नाम लिए, ये उन लोगों के नाम लिए कि जिनको पहले से ही कुछ ठीक ठाक सारी चीजें थी। यहाँ जो लोग पुराने भी बैठे हुए हैं और अलग अलग जो काम करते हैं लोग, तो ऐसे लोग भी जरूर होंगे कि जो पहले से एक रेस्पेक्टेड इनकम लेते हैं, वो अच्छे जॉब में हैं या उनकी अच्छी दुकानदारी है या उनकी अच्छी खेती है। ऐसे लोग हमारे बीच में यहाँ हॉल में मौजूद हैं काफी लोग। तो होता क्या है, होता ये है, मेरे साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, और सेंट्रल गवर्नमेंट के उस ग्रुप में भी शामिल हूँ जिसमें तमाम तरह के सर्कुलर और एडवाइजरी आती है चीजों को सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। और ऐसा लगता था कि भाई इसको किया जा सकता है या सीखा जा सकता है या बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ईश्वर की दया से वो सारी चीजें जो अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं वो तो पहले से ही। परिवार में 5 भाई, 5 हायर कैडर में काम करते हैं। छोटे वाला साइंटिस्ट अभी 26 तारीख में आ रहा है। वो कुल मिला के इस तरह की थी कि इसको बिजनेस जैसा सोचना नहीं देती थी मुझे वो चीजें। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चूंकि मुझे अनुभव है, खेती का भी अनुभव है, मुझे जॉब का भी अनुभव है, और मेरे फ्रेंड सर्किल में रुड़की में एक सैनिक
अभियान चल रहा है प्रकृति बचाओ, और ये पौधा हरिद्वार टीम की तरफ से रवि जी के लिए मुझे पहला लो कहाँ से आया मैं भूखों, अरे लो मुझे पहला लो कहाँ से आया मैं भूखों। एक्चुअली कुछ ट्रैवल्स थी, पहले मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। और कुछ मिलेगा जो इस बिजनेस में दुआएं बहुत मिलती है। दुनिया में आप सब कुछ कमा लेंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको कमाना आज की तारीख में बहुत टिपिकल, और वो है लोगों से निकली हुई दुआएं जो दिल से निकलती है। और दुआएं इस दुनिया में कोई किसी को आसानी से देता नहीं है, और बदुआ मांगने की जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी मिल जाती है या नहीं? तो दुआ एक ऐसी चीज होती है जो आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि यहाँ पे ना चाहते हुए भी दिल से लोगों की दुआएं निकल जाती है। और जब दुआ निकलती है तो भगवान को भी सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि भैया अभी चांस लेना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस बिजनेस की क्वालिटी है, और ये बिजनेस मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि इस बिजनेस ने पैसों के अलावा बहुत सी चीजें हमें दी है, हमें सिखाई है। चैलेंजेस मेरे साथ कुछ इस तरीके से हो गए बड़े, सीरियसली बड़े। अच्छा, जिंदगी में ईमानदारी से बताइए कौन कौन बड़ा आदमी बनना चाहता है, जब जो सपने पूरे करना चाहता है? सभी करना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको लाइफ स्टाइल चाहिए, सबको शानदार जिंदगी चाहिए, है या नहीं? ये सबकी सोच है। हर आदमी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहता है। अगर जिससे भी अपन सवाल करें तो यही सवाल का उत्तर देगा कि यस, मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूं। लेकिन क्या प्रैक्टिकली अब जब जिंदगी में झांक कर देखते हैं तो क्या ऐसा होता है क्या? है? आपको 100 में से कितने % लोग हैं जो सक्सेस के रेशो में दिखते हैं, जो सक्सेसफुल है? अगर आप लोकल भाषा में बात बोले तो कुछ चुने हुए लोग, कुछ गिनती के लोग जो लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ते हैं, am I right? बाकी सारे लोग वहीं के वहीं स्टेबल रह जाते हैं, वहीं पर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मीटिंग को कॉमेडी में सुनना पसंद करोगे या सीरियसली? ये भी बता दो मेरे को। बोथ सीरियस भी कर दूं और मजाक भी चलती रहे। चलिए, कोशिश करते हैं, वो भी करते हैं। तो क्या कारण है? आज जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर उसको बातों को आपने अपने दिल में उतार लिया और उस पर आपने चिंतन स्टार्ट कर दिया तो रिजल्ट आपके पास हो गए। लेकिन चिंतन करना, चिंता मत करना। चिंतन करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे, चिंता करोगे तो लकड़ियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी? लकड़ियां, समझ गए? जहां कोई जाना नहीं चाहता, पर जिंदगी का कड़वा सत्य भी वही है कि वहां जाना पड़ेगा, और सत्य जाता भी है। तो बात यहाँ पर आ रही है, अब जो बातें करने जा रहा हूं उस पर आपको चिंतन करना, और कुछ 1-1.5 घंटे हम ऐसी सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आएगी। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मेरे अकेले के चाहने से, मेरे यहाँ बैठे टीम के सभी साथियों के चाहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम सब सोचे और हम सब चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। राइट सर? तो दोस्तों, बात कर रहा था जिंदगी की लाइफ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द लाइफ क्या है, जिंदगी किधर जा रही है, हमारे सपने जो हमने देखे पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मेरे को कुछ चीजें समझ में आई। मेरे को एक चीज समझ में आई कि जब हम छोटे थे तो हमारे सपने बहुत बड़े थे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते गए हमारे सपने, ऐसा क्यों हुआ? जब हम बड़े हुए तो हमारे सपने उम्र के हिसाब से छोटे खत्म होते चले गए। और जब छोटे थे ड्रीम बहुत बड़े थे। मुझे आज भी याद है, मैं मेरी बात बताता हूं। मैं छोटा था तो मैं सोचा करता था
कि मैं अपनी माँ को विदेश की यात्रा कराऊंगा, पापा को विदेश लेके जाऊंगा, गाड़ी होगी, मेरे पास बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, मैं 4 धाम की यात्रा भी कराऊंगा, मैं बहुत बड़ा गांव में बंगला खरीदूंगा। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता लगा कि 25 से 30 साल की उम्र में आदमी आता है तो उसे ये पता लगता है कि भैया इस रेस में अकेला नहीं हूं, 140 करोड़ लोग दौड़ रहे हैं। कितने लोग? और जब ये पता लगता है कि 140 करोड़ की आबादी दौड़ रही है, तो अब जिंदगी के अंदर क्या स्टार्ट कर देते हैं? कॉम्प्रोमाइज, जिसे हिंदी में बोला जाता है समझौते वाली जिंदगी। क्या होता है समझौते वाली जिंदगी में? कि जब आप जिंदगी में समझौता करना स्टार्ट करते हैं और समझौता करते करते आप अपनी लाखों रुपए की एजुकेशन की डिग्रियों को लेके काम मांगने जाते हैं या काम करने जाते हैं और आप बोलते हैं कि साहब मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मुझे इतनी सैलरी चाहिए। क्या चाहिए? आपकी सैलरी का दायरा होता है 50,000, 1 लाख रुपया। आप चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मेरे को 1 लाख रुपया महीना दे दो, मुझे 50,000 रुपया महीना दे दो, तो पीछे से एक आवाज आती है, मैं 40 में करने को तैयार हूं। वो 40 वाला जैसे ही 40 बोलता है तो पीछे से एक आवाज और आती है कि साहब मुझे काम दे दो, मैं 20 में ही तैयार हूं। फिर एक आवाज और आती है कि भैया मैं तो 15 में ही तैयार हूं। अब बताइए काम किसको मिलेगा? 15 वाले को या 50 वाले को? 15 वाले को। और जब 15 वाले को काम मिलता है तो वो प्रॉफिट किसका होता है? जो बाकी बचता है मालिक का हो जाता है। और हमारा क्या होता है? कुछ नहीं होता। मतलब हम अपने ही जिंदगी के उस दौर के अंदर एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं, जहां पर न तो हम अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, न किसी और के होने दे पा रहे हैं, जिसका फायदा कुछ चुने हुए लोग उठाते हैं और वो करोड़पति बनते चले जाते हैं, पैसे वाले बनते चले जाते हैं, और हम वही के वही अपनी जिंदगी के अंदर रुक जाते हैं, टिक जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सपने पूरे क्यों नहीं होते। सही करो गलत करें? है जी। दूसरी बात, हमारी सोच। हमारे पहला जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, इसमें एक चीज डाली गई है, मुझे आज भी याद है और आप लोगों से एक सवाल करने जा रहा हूं, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। हमारे पिताजियों ने, हमारे दादाओं ने, हमारे परदादाओं ने हमें 3 काम सिखाए। 3 काम सिखाए। क्या? या तो बेटा नौकरी कर ले, या व्यवसाय कर ले, या खेती कर ले। यही सिखाया गया। मैं हमेशा अपनी मीटिंग में इस टॉपिक को लेता हूं। ये 3 काम सिखाए गए। मुझे एक जवाब का उत्तर दीजिएगा, इन 3 कामों को करके मेरे पूर्वज करोड़पति नहीं बन सके तो मैं कैसे बन जाऊंगा? और जब मैं नहीं बनूंगा तो मेरे बच्चे कैसे बन जाएंगे? कभी सोचा आप लोगों ने इसकी डेप्थ में जाके? तरीका क्या है? दिशा कौन चेंज कराएगा? दिशा चेंज कराने के लिए बोलते बोलते तो मैं 23 साल हो गए। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आज भी दिशा वो की वही चल रही है सर? नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर, स्वयं करना पड़ेगा। नहीं, स्वयं करना नहीं, पहले सोचना पड़ेगा। हमें मंथन करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर कि जिस कार्य को करके हमारे ही पूर्वज अगर करोड़पति अरबपति नहीं बन सके तो हम कैसे बन जाएंगे? और जिसका कैलकुलेशन ये निकल के आ रहा है कि आप और हम अच्छे से जानते हैं कि मेरी हरियाणा के अंदर जमीन हुआ करती थी 50 बीघा, लेकिन जैसे जैसे मेरा परिवार बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी जमीन बढ़ती चली गई। हुआ या नहीं हुआ? यस। और नेटवर्क की ताकत पे हम डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली कहानी ये बन के निकल कर आई, 2 भागों में। दुनिया 2 भागों में बढ़ गई। पहला 20% एंड दूसरा 80%। ये 20% लोग कौन है? ये वो करोड़पति लोग हैं जिंदगी में, जिस चीज पर हाथ रखते हैं ये उनकी हो जाती है। ये जिस देश में जाते हैं वहां बंगला बनाते हैं। ये कभी भी हवाई जहाज पे सफर नहीं करते, खुद के प्राइवेट जेट पे सफर करते हैं। इनके खुद के बड़े बड़े यॉट होते हैं। और सबसे बड़ी बात नोट करना, ये 20% लोग जिंदगी में कभी पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा इनके पीछे पीछे भागता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? उससे बड़ी बात, इन 20% में से 80% लोग 5वीं फेल है। और उससे बड़ी बात,
हम हमारे बच्चों को करोड़ों रुपए की एजुकेशन देके इनका नौकर बनाने भेजते हैं। उससे भी बड़ी बात, 70-80 साल पहले सब सड़क पे थे, तो फिर ऐसा क्या किया है इन लोगों ने? ऐसा क्या किया कि 20% लोग आज पैसा इनके पीछे पीछे भागता है और वहीं के वहीं है, और ये लोग जिंदगी में इतने आगे बढ़ गए। कभी सोचा आप लोगों ने? मैं बताता हूं। 3 मेजर कारण थे, बोर तो नहीं हो रहे? 3 मेजर कारण थे। इन 3 कारणों की वजह से ये 30% लोग आज के तारीख में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। क्या आपकी जिंदगी बदलने आया हूं? मेरी तो बदल गई। पहला कारण क्या है जानना चाहते हैं? दूसरा कारण क्या है जानना चाहते हैं? तीसरा कारण जानना चाहते हैं? 20% लोगों ने क्या किया? पहला कारण, पहली वजह इनकी ये थी जिस पे इन्होंने बहुत फोकस काम किया, और वो काम ये था, जिस काम को समझाते समझाते हम लोगों को 23 साल लग गए, पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये काम उनको 70-80 साल पहले समझ में आ गया था। और वो काम क्या था? इन्होंने नेटवर्क की ताकत को 80 साल पहले समझ लिया था। 80 साल पहले एक शख्स ने यहाँ पे फैक्ट्री डाली, उसने काम स्टार्ट किया, उसने अपनी फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में बांटी। आज उसकी फ्रेंचाइजी बांटने की वजह से अगर कोई उसकी दुकान या एक फैक्ट्री बंद हो जाती है, इसको कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया, जिसका नतीजा है कि आज इसका परिवार तो सिक्योर रही है, इसके बच्चे भी सिक्योर हैं। Am I right या wrong? ये नेटवर्क की ताकत थी जिन्होंने 80 साल पहले इसको समझा। हमें आज भी समझ में नहीं आ रहा। तो पहली चीज, इस ताकत को सीखना और समझना सीख लो। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई और दिमाग में बैठ गई, तो आप पहुंच जाओगे 20% लोगों में। क्योंकि दोस्तों, ट्रेडिशनल वे के अंदर ये 80% आदमी के दिमाग में एक चीज सेट है, जब तक मैं भागूंगा पैसा आएगा, जिस दिन मैं भागना बंद कर दूंगा तो मेरा बेटा भागेगा तो पैसा आएगा। लेकिन ये कभी भी दिमाग लगा के अपनी टीम तैयार नहीं करता कि टीम भी भागेगी तो भी पैसा आएगा। समझ आ गई मेरी बात? पहला रीजन ये है। दूसरा कारण जानना चाहते हैं? कितने लोग हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से जो नहीं जानना चाहते। ये तो प्रॉब्लम है, सुनते नहीं है, उससे पहले खुद बढ़ते हैं। पहले सुनो। दूसरा कारण, 20% लोग क्या करते हैं जानना चाह रहे हैं? 20% लोग दोस्तों, दूसरा कारण ये है, ये जिंदगी में कभी भी किसी काम को जब चालू करते हैं तो किसी से राय नहीं लेते, चालू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं? हम चालू नहीं करते, उससे पहले जियो जब रिलायंस ने ओपन किया था तो आपके पास फोन आया था कि जियो खोलू भी खोलू? यस, आया था। फोन आया था आपके पास? आया था? नहीं। किसी के पास फोन आया? सेठी सर आपके पास किसी के पास फोन आया था कि अंबानी जी का कि भैया मैं जियो चालू कर रहा हूं, तू बोले तो करूं, नहीं तो नहीं करूं? उनको पता है कि चालू करूंगा तो ऑटोमेटिक लोग, क्योंकि उनको अपने भरोसे पे, अपने डिसीजन के ऊपर खुद को बिलीव था कि अगर मैंने कोई चीज चालू कर दी तो लोगों को लेनी ही पड़ेगी। इसलिए ये 20% आदमी कभी भी किसी काम को चालू करते हैं तो किसी से राय नहीं लेते। और हम लोग क्या करते हैं? जेब में 50 लाख आया नहीं, उससे पहले राय लेना चालू करते हैं। साड़ी की दुकान खोलूं, सूट की, साइकिल की खोलूं या ट्रैक्टर की? ट्रैक्टर पार्ट्स की खोलूं, गन्ने की जूस निकालने की? तू बता किसकी खोलूं, पान की थैली खोलूं या परचूने की? अरे कुछ तो बता। अच्छा, हम लोग राय किससे लेते हैं? पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। सही कह रहा हूं जी? अगर हमारे पड़ोसी रिश्तेदार इतने समझदार होते तो हमारे पड़ोसी होते क्या? किससे राय ले रहे हैं? तो हम क्या करेंगे जिंदगी में? तो फिर क्यों लेते हो? मैं तो कुछ बोला नहीं, और जिसका नतीजा देखिए। प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए भाई। मेरे को, अगर आपको लग रहा है मैं कोई फालतू के टॉपिक ले रहा हूं तो बंद कर दे। ये जो लोग हैं ये कभी भी राय नहीं लेते, अपने काम को चालू कर देते हैं, जिस कारण से। अच्छा, अभी भी यहाँ पर क्या होगा मैं बताता हूँ उस मीटिंग के बाद।
आप पड़ोसी को कोहनी मार के पूछेंगे तेरे समझ में आया? अगर तू ज्वाइन करे तो मैं, तू बता रहे साबुन में से जाग प्रॉपर आता है नहीं आता? वहां बोल रहे थे स्टेज पे तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, रवि जी बोल रहे थे वो जिंदा बच गए। तेरे को लगता है वो बहक रहा था, सच बोल रहा था? अपनी राय चलेगी और बाहर जाके चेक कर लेना, झूठ बोलूं तो मेरा नाम बदल देना। इस हॉल से बाहर निकलने के 2 घंटे बाद आपकी यही राय चलेगी, तू बता तू। अब तेरे ऊपर मेरी जिंदगी निर्भर है। अब तू नहीं बोलेगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तेरी राय नहीं आएगी तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तू अपनी जिंदगी की चाबी किसी और को दे रखी है? अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथ में रख लो, किसी और को मत दो, नहीं तो जब चाहे लोग लगाएगा खोलेगा और ताला बन के रह जाओगे। आगे बढ़े। ये दूसरा मेजर कारण, ये राय नहीं लेते। राइट सर? तीसरा कारण बताओ। तीसरा मेजर कारण क्या है? तीसरा मेजर कारण ये है दोस्तों कि ये 20% लोग कभी भी अपने समय को किल नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं, और हम लोग अपने समय को किल करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। आप में से कितने लोगों ने ये सुना कि अंबानी जी ट्रेन के 3rd क्लास के डब्बे में सफर करते हुए पकड़े गए? आप में से कितने लोगों ने सुना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डिस्को के अंदर डांस करते हुए पकड़े गए? आप में से कितने लोगों ने सुना कि शाहरुख खान साहब अमिताभ बच्चन की पिक्चर की तारीफ कर रहे थे, या बच्चन साहब शाहरुख खान जी की तारीफ कर रहे थे? क्यों भाई? कारण आप में से कितने लोगों ने सुना कि आपके यहाँ के जो MP साहब हैं या विधायक साहब है वो आपकी बातें करते हुए पकड़े गए? कोई भी 20% बड़ा आदमी कभी भी अपने समय को कहीं पे भी किल नहीं करता, इन्वेस्ट करता है। और हम लोग अपने समय को किल करते हैं दोस्तों, जिसका नतीजा क्या निकल कर आता है? ये 20% आदमी अपने समय को इन्वेस्ट करता हुआ चला जाता है, करता हुआ चला जाता है। मैं एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का इंटरव्यू देख रहा था फेसबुक पे, ट्रैवलिंग में था। उस शख्स से पूछा गया, बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, मैं नाम बताऊंगा उनका भी थोड़ी देर में आप लोगों को। उनका नाम है, जो दिल्ली के लोकल बॉय के नाम से फेमस था, जो दिल्ली से निकल के मुंबई जाता है, जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। लो साहब, क्या नाम बोले? क्या नॉलेज है, बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे पहले नाम आ गया हुआ, शाहरुख खान साहब। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सर आपने अब तक 25 से 30 सुपरहिट पिक्चरें दी है, आपने खुद ने आज तक अपनी कितनी मूवियां देखी? तो शाहरुख खान ने पता है क्या रिप्लाई दिया था? शाहरुख खान ने रिप्लाई दिया, मुझे देखने की जरूरत क्या है, आप लोगों ने देखने के लिए, आप लोगों ने देखने के लिए। शाहरुख खान साहब को पता है एक पिक्चर खत्म करके वो अपने अगले प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। दैट्स कॉल्ड टाइम को इन्वेस्ट करना। उनके पास समय नहीं होता समय खत्म करने के लिए पास, और हमारे पास समय होता है। बाहर जाते हैं, पिक्चर हॉल में 200 रुपए की टिकट खरीदते हैं, 500 रुपए के पॉपकॉर्न खरीदते हैं, अंदर बैठ के पॉपकॉर्न खाते हैं, पिक्चर की तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, और वहां पर शाहरुख खान हंसता है कि तुम ऐसे ही हंसते रहो, मेरा बच्चा मर्सिडीज में घूमता रहेगा। ये होता है समय को खत्म करना, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। राजनीति पे चर्चा ऐसे करते हैं जैसे मंत्री अगले आदमी बनने वाले। किसी भी पार्ट में आप उठा के देख लो, हर चीज की हमारे पास नॉलेज होती है, और उस नॉलेज का कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन चर्चा उसके ऊपर इतनी लंबी चौड़ी करेंगे हम लोग जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और जिस चीज से घर में खुशी आती है उसकी बात करने से डर लगता है कि बात करें या नहीं करें, इसलिए कोई भी बड़ा आदमी अपने समय को किल नहीं करके इन्वेस्ट करता है। और हम लोग अपने समय को सिर्फ और सिर्फ किल करते हैं, खत्म करते हैं, मारते हैं, बर्बाद करते हैं। या तो ताश खेलने में बर्बाद कर देंगे, या घर के बाहर बैठ के फालतू की बातें करने में खत्म कर देंगे, या फिर 4 लोगों के साथ बैठ के क्या करेंगे आप सबको पता है, कोई मतलब वाली बात नहीं है दोस्तों। समझदार आप लोग खुद हैं, उस समय को इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए, किल करना आप बंद कर दीजिए। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? ये 3 मेजर रीजन थे जिसको इन लोगों ने सोचा
और इसके ऊपर काम किया। पहला नेटवर्क की ताकत को इन्होंने बिल्ड किया, दूसरा इन्होंने टैंकों को भी बर्बाद नहीं किया। इस टैंक को इन्वेस्ट करके इन्होंने नेटवर्क को उस समय डेवलप कर दिया जिस समय लोग नेटवर्क के बारे में जानते नहीं थे। और इन दोनों को करने के बाद इसने थर्ड वर्क किया, किसी से राय नहीं ली और अपने काम को डेवलप किया। इन तीनों कामों का कनेक्शन एक दूसरे से इन लोगों ने बिठाया और बिठा के अपने आप को हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज कर दिया। आज इनके पीछे पीछे पैसा भागता है और हम लोग वहीं के वहीं पड़े हैं, वहीं के वहीं बैठे, वहीं के वहीं सोचते रहते हैं कि हमारे पास इनकम कैसे आएगी, हम बड़े कब बनेंगे, हमारी जिंदगियां कैसे बदलेगी। हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, बातें करते हैं और ये लोग हमसे कई गुना आगे निकल जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भविष्य में कितने जाने वाले हैं, अभी कितने हैं। कौन सा जेट है आपके पास? अब बात करते हैं 80% की जिसमें हम लोग आते हैं, राइट सर। ये वो लोग हैं जो गरीबी रेखा उसके आसपास रन करते हैं। ये वो लोग हैं जो जिंदगी के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बार पहले सोचते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। ये वो लोग हैं जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले चर्चा करते हैं परिवार में कि कार भी खरीदनी है, क्या खरीदनी है, तो खरीदें या ना खरीदें, है या नहीं। बच्चों को पढ़ाना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में या कौन से स्कूल में पढ़ाएं, है या नहीं, क्योंकि इनकी पॉकेट का साइज लिमिटेड है, राइट सर। इसमें आप, हाँ, हम और आप आते हैं, एग्री करते हैं। 20% की कहानी तो मैंने आप लोगों को बता दी, अब जरा 80% से भी मिल लो। कर रहा था इसमें आप और हम आते हैं। इसकी भी 3 कैटेगरियां बांटी गई है हिंदुस्तान में। कितनी कैटेगरियां बांटी गई है? 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। उसमें से 20% अगर पैसे वालों को निकाल देते हैं तो बाकी बचते हैं ये 80% लोग, जिसमें आप और हम आते हैं। इनकी भी ये 3 कैटेगरी है। 3 तरह के लोग हैं ये। कितने तरह के लोग हैं? 3 तरह के, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब ये तीनों लोग कौन कौन से हैं, इनसे मिलना चाहेंगे? सबसे पहले मिलते हैं नंबर 1 से, इस आदमी से, इस प्राणी से। ये प्राणी यहाँ पर बैठा है। ये बात खत्म हो तो ईमानदारी से हाथ खड़ा कर देना कौन कौन इस कैटेगरी में आता है। बात खत्म होने के बाद पहले सुन लो, ठीक है। ये 80% की पहली कैटेगरी कौन सी होती है? इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कैटेगरी वो कैटेगरी होती है दोस्तों जो रोज सुबह 7 बजे उठती है, 8 बजे नहा धो के तैयार होती है, 8:30 तक अखबार पढ़ती है, 9 बजे तक ये एकदम रेडी होते हैं अपने घर से बाहर निकल के अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस पे जाने के लिए, राइट सर। इनकी बीवी इनके लिए शानदार गरम गरम टिफिन तैयार कर देती है। ये टिफिन लेते हैं, अपनी मोटरसाइकिल पर लटकाते हैं, किक मारते हैं, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, सीधा ऑफिस, राइट सर। वहां उतरते हैं, सारा दिन काम करते हैं। काम करने के बाद 1 से 2 के बीच में लंच होता है, उसमें बीवी के हाथ का गरम गरम खाना खोलकर खाते हैं। मैंने कुछ बातें उल्टी बोलूंगा, पकड़ दिया आप लोगों को। उसके बाद क्या काम करते हैं ये? उसके बाद शाम को 4 जैसे बजती है अपना मोबाइल निकालेंगे या अपनी घड़ी निकालेंगे, उसमें अपना टाइम देखेंगे। 4 बजे एग्जैक्ट अपने फोन जेब से फोन निकालते हैं, घर पे फोन लगाते हैं अपनी बीवी को, अजी सुनो। बीवी बोलती है हाँ जी बोलिए। बोले मैं 5 बजे तक घर आ रहा हूँ, शानदार गरम गरम खाना बना देना, सर्दी बहुत है। बीवी शानदार खाना तैयार कर देती है, गरम गरम मस्त एकदम। ये घर पहुंचते हैं साहब, घर पहुंचते बीवी खाना बनाती है मस्त। ये कपड़े अपने चेंज करके टेबल पे बैठ जाते हैं टीवी चला के, और ये खाना खाते हैं। टीवी और बीवी दोनों को साथ में देखते हुए खाना खाते हैं। अब ये फिर सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे घर से निकलने की तैयारी कर लेते हैं, 2 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं। महीने की सैलरी होती है 25,000 रुपया। पूरी 25,000 के अंदर अपनी जिंदगी का 70% 60% टाइम पे निकाल देते हैं। इनके कोई सपने नहीं होते, कोई ख्वाब नहीं होते। बेटा बोलते पापा मोटरसाइकिल चाहिए तो गांव पे मिलती है मोटरसाइकिल, ये बात समझ में आ रही है? पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद अगर इनकी बीवी इनको ये बोलते हैं जी सुनिए दिवाली आ रही है, सोने की चूड़ियां दिला दो, बजट बिगड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से बीवी इनके पास जाके धीरे से बोलती है जी सुनो, बोला बोल बेटी की फीस जमा करानी है। बोलते स्कूल में अगले महीने कराएंगे, इस महीने पैसे नहीं है। ये इनकी जिंदगी होती है। अच्छा, इनकी बीवियां भी इंटेलिजेंट होती है। इनकी बीवी को पता होता है कि हमारे पति ऐसे निकालेंगे, तो इनकी बीवी के पास जिंदगी की 4 साड़ियां होती है, ये उसी को चेंज करके पहनती है।
आप काउंट कर सकते हो अगले दिन कौन सा कलर आने वाला है? उससे बड़ी बात सर समझना, आपके यहाँ का मुझे नहीं पता, हमारे राजस्थान में तो ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इनके सपने, इनके ख्वाब, पूरा ड्रीम्स कंप्लीटली लिमिटेड हो जाते हैं। पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और आश्चर्य की बात है कि हमारे वहां पे इनकी वाइफ हफ्ते के हफ्ते अपने पति की जेब से 100-200 रुपए चोरी करती है और पैसे इकट्ठे करती है और दिवाली के दिन साड़ी खरीद के लाती है। वो साड़ी लेके आती है 5000 की, जिस साड़ी के ऊपर भी विपिन जी के पति की नजर होती है। ये साड़ी आज से पहले तो देखी नहीं, कहां से? हेलो, इनकी वाइफ बोलती है, मोटरसाइकिल पे जब अपनी वाइफ को घुमाने ले जाते हैं सर, सैनी सर, तो इनकी वाइफ बोलती है कि जी सुनिए, पूरी जिंदगी आपके लिए घर में खाना बनाया, 5 स्टार में खाना तो खिला दो। तो ये समझ जाता है कि 5 स्टार का मतलब है 5000 का बिल। तो ये बीवी को पता है क्या ज्ञान देते हैं, अरे पागली, पागल हो गई है, इतने महंगे होटल में क्यों जाती है? ये काम कर, संडे के दिन मैं फ्री हूं, मस्त पूड़िया बना और सूखी आलू की सब्जी बना, टिफिन पैक कर, एक चद्दर निकाल, चद्दर ले ले, टिफिन का पैक ले ले, पानी की बोतल ले ले, मोटरसाइकिल के पीछे बैठ। हरिद्वार में शानदार सरकारी गार्डन खुला है, वहां चल के खुले में खाना खाते, वहां ले जाके बिठा देते हैं, मस्त शानदार गरम गरम खाना खिलाते हैं किसी को और शाम को सस्ते में निपटा के कर लिया। ये कभी 5 स्टार में नहीं जाते, पानी पूरी के थैले में जाते हैं। और आश्चर्य की बात बता देता हूँ, इस कैटेगरी के लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं, हरिद्वार के बाहर जाके एक जमीन का टुकड़ा देखते हैं, उस जमीन के टुकड़े को 15 लाख रुपए में खरीदते हैं, ऊपर से 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं। लोन चुकाते चुकाते इनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद बुढ़ापे में जाते जाते अपनी बीवी को छोटा सा घर बना के देते हैं और बोलते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। और उसके बाद भी अगर कर्जा नहीं चूकता तो अपने बेटे को बोलते हैं अभी कर्जा तेरे को चुकाना है। ये होती है हमारे 80% की पहली कैटेगरी के ये वो लोग जो उनकी पूरी जिंदगी में कोई सपने नहीं होते, कोई ख्वाब नहीं होते, सिर्फ 20 से 25 हजार की नौकरी में अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि तुझे भी नौकर बनना है। फर्क इतना सा है, मैं 25,000 का नौकर हूँ, तुझे 50,000 का बनना है। पर बनना क्या है? नौकर। कब तक किसी और की गुलामी करके अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय खत्म करोगे? कब तक मेरे दोस्त? भगवान ने मानव जीवन दिया, उस मानव जीवन में भी हम किसी और की गुलामी कर रहे हैं। 18 घंटे काम हम करते हैं, 12 घंटे काम हम करते हैं, मोटरसाइकिल पर हम चलते हैं। हमारा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ेगा हमें पता नहीं होता, हमारे बेटी की जिंदगी क्या होने वाली है हमें पता नहीं होता, लेकिन जिसकी गुलामी करते हैं उसका बच्चा जरूर विदेशों में पढ़ता है, उसका बेटा जरूर मर्सिडीज में घूमता है। और फिर बोलते हैं सेठ जी के पास तो नई कार है 2 करोड़ की। अरे सेठ जी को 2 करोड़ पे लाने वाले भी तो आप ही हो मेरे भाई। पसीना तो आपका बहा था, सेठ जी का थोड़ी बहा था। पसीना जब आपका गिरता है ना जमीन पे तो वहां पर एक कार खरीदने में आती है और खुद मोटरसाइकिल पे पूरी जिंदगी निकाल देता है। ये है हमारी पहली कैटेगरी। अब सोच कर कितनी अच्छी लगी आपको, जीने की जीने निर्णय आपका है। मिलना चाहेंगे दूसरी कैटेगरी से? बोर तो नहीं हो रहे? ये हमारे समाज की दूसरी कैटेगरी है। ये कौन लोग हैं? ये कौन से प्राणी मिलना चाहेंगे? इस दूसरी कैटेगरी में हमारे देश के 25 से 35 साल के यंगस्टर्स हैं। ये वो कैटेगरी है, ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने घर पर आती है या घर पर रहती है। मुझे नहीं पता कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं या नहीं है। ये रोज सुबह उठेंगे 6-7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक के उठते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद एक सवाल करते हैं अपनी मम्मी से, पापा ऑफिस गए क्या? तो ये जवाब मिलता है हाँ पापा ऑफिस चले गए। फिर ये शेर बन जाते हैं। फिर ये अपनी मोटरसाइकिल निकालते हैं। अच्छा ये अकेले नहीं होते, इनकी गैंग होती है पूरी। कहाँ मिलती है कैटेगरी? ये 2 जगह मिलती है, चाय की दुकान पे या फिर पान की ठड़ी पे। चाय की दुकान पे या किसी पान सिगरेट वाले की ठड़ी बोलते हैं, दुकान बोलते हैं, व्हाटएवर जो भी है, वहां मिलते हैं ये लोग। ये सारे दिन बैठे बैठे अपने टाइम को किल करते हैं।
फालतू की बातें करते हैं, हरिद्वार के चक्कर मारते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, 1 से 2 के बीच में घर जाते हैं, खाना खाते हैं। जब घर जाते हैं तो इनकी माँ इनको बोलती है, अरे बेटा अब तो 2 पैसा कमा के लिया, इतना बड़ा हो गया, कब तक तेरा पेट भरेंगे? बोला हाँ कमा के लियाऊंगा, जब नौकरी मिलेगी तब देखूंगा क्या होता है। ठीक है साहब, ये उसके बाद वापस निकल जाते हैं और ये कम से कम अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम इसी काम में बर्बाद करते हैं। और हमारे देश पूरे वर्ल्ड की कंट्री की बात करूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें यंगस्टर सबसे ज्यादा है या नहीं? और उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि उन यंगस्टर्स में से 80% यंगस्टर आज की तारीख में लाखों रुपए की एजुकेशन लेने के बाद बेरोजगार हैं। और उससे बड़ी बात, और 80% का 10% यंगस्टर आज की तारीख में डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। और उससे बड़ी बात, उस 10% का भी 8% आत्महत्या कर रहा है, फांसी लगा रहा है। हमारे देश का यंगस्टर आज की तारीख में बेरोजगारी, डिप्रेशन और आत्महत्या का मरीज बनता चला जा रहा है। और जिसके अंदर हम लोग लाखों रुपए की एजुकेशन दिला के उसको ये बोलते हैं कि तेरे पढ़ाई पे मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, 2 पैसा कमा के तो ला। अब वो 2 पैसा कमा के लाएगा कहां से? काम एक हम अनेक, किस किस को मिलेगा, कब मिलेगा और कहां मिलेगा, बताइए मुझे। माफी चाहता हूं, बुरा मत मानना, भगवान ना करे कल को आपके बेटे के साथ अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो क्या करोगे? शाम को पिताजी ऑफिस से आके अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा 2 पैसा कमा, तो बेटा बोलता पापा नौकरी कहां से लो? काम मांगने जाता हूं, काम मिलता नहीं है। इतना पैसा खर्च कर दिया पढ़ाई के ऊपर, 25,000 की नौकरी मांगता हूं तो पीछे से आवाज आती है 15,000 में मैं करने को तैयार हूं, बताइए मैं क्या करूं? दिल्ली चला जा। दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली में काम नहीं है, क्योंकि दिल्ली में मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे लाखों लड़के भरे पड़े हैं आज की तारीख में। इफ्को चौक से अगर आप निकलो एयरपोर्ट के लिए, महिपालपुर के लिए, वहां टैक्सियां चलती है, वैन जो है आपको महिपालपुर से इफ्को चौक छोड़ती है 20 रुपए में। और एक ही टैक्सी के अंदर 8-8, 10-10 बार एक ही राउंड में छोड़ के आते हैं। वो 200 रुपए कमाते हैं एक राउंड का, और डेली के 20, 25, 30 राउंड करते हैं। एक दिन में 5 से 6,000 रुपए कमाते हैं वो लोग। लाखों रुपए की एजुकेशन देने के बाद भी हमारा बच्चा 20,000 की नौकरी नहीं कर पा रहा, और एक टैक्सी चलाने वाला आज की तारीख में 50 से 60,000 रुपए कमा रहा है। तो फिर ये लाखों रुपए की एजुकेशन किसने दिलवाई थी हम लोगों ने? और इसमें भी कंपटीशन, न इज्जत, न नाम, न सम्मान, न रेस्पेक्ट। क्या करोगे? और ये आंकड़े तो मैं बता रहा हूं सर, 2025 के 2030 में क्या होगा और 2035 में क्या होगा, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटर्स काम हो जाएंगे, रोबोट काम करेंगे, तब क्या करोगे? और आंकड़े बता देता हूं, एक फास्ट टैग का छोटा सा स्टिकर लगा था हमारी कार के ऊपर, 60,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया एक दिन के अंदर। आप सब अच्छे से जानते हैं। और 2030 के अंदर हिंदुस्तान का 80% मार्केट होने वाला ऑनलाइन, और हो चुका है। एक जमाने के अंदर मार्केट में खाना खाने जाते थे, अब खाना घर पे आता है। एक जमाने में सब्जी खरीदने बाजार पे जाते थे, अब सब्जियां घर में आ रही है। एक जमाने के अंदर बैंकों की लाइन में लग के पैसे निकालते थे, अब ये बैंक ये चल रहा है मेरी जेब में। अगर ये सब चीजें ये करने लग जाएगी तो 2030 में हम क्या करेंगे? 140 करोड़ के 160 करोड़ हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? और 160 करोड़ के 200 करोड़ पहुंच जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन हो तो हमें दे दो, और नहीं तो हमारी सुन लो, कुछ तो करो। हमारी जिंदगी जिएंगे यार, कब तक? ये है हमारे देश का भविष्य जो आने वाले समय में बर्बाद हो रहा है, और हमारे यंगस्टर इस कैटेगरी में आते हैं और आज की तारीख में खत्म हो रहे हैं काम धंधा नहीं होने की वजह से। बताइए इस कैटेगरी में कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो आज इस कैटेगरी में हैं? अब कौन सी कैटेगरी बची? इससे भी मिल ले, मुलाकात कर ले इससे भी। ये होते हैं ड्रीमर्स। ये कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो होते हैं दिमाग से पागल। ये होते हैं वो लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ का सपना दिखाई देता है, कुछ नजर नहीं आता। ये वो लोग होते हैं जो एक बार जिस चीज को ठान ले उसको पाके रहते हैं।
ये वो लोग होते हैं जब तक अपने सपने को पूरा ना कर दे चैन से सोते नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो कभी टीवी देखते नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो अपने सपने को पूरा करके अगले सपने को अपना लक्ष्य बनाते हैं और उस पर काम चालू कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कभी हारते नहीं है, कभी घबराते नहीं है और कभी डरते नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो कैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं कि मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। और जब तक मैं इस बिजनेस में सफल ना हो जाऊं मैं चैन से बैठने वाला नहीं। इसे मेरी भाषा में बोला जाता है आरसीएम का भूत। क्या बोला जाता है? और भूत कैसा दिखता है जानना चाहते हैं? मेरा जैसा दिखता है। मैं वो भूत हूं जो न सोता हूं न सोने देता हूं। जिधर डॉक्टर ड्रिप भी चढ़ा रहा होता है तो दिमाग के अंदर ये चल रहा होता है कि आरसीएम में क्या चल रहा है, बल्कि ये बता बाजी बातें बात है या नहीं? ऐसा भूत अपने अंदर पैदा करोगे तब जाके ऊपर वाला आपका साथ देगा, क्योंकि ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो खुद अपना साथ देता है। बात समझ में आ रही है? इनको कोई हरा नहीं सकता, इनको कोई थका नहीं सकता, इनको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ये अपने ड्रीम के प्रति बहुत सीरियस होते हैं। और ये जितने आगे बैठे हैं, ये जितने आगे बैठे हैं, ये सब इसी कैटेगरी के भूत है। ये रुकने वाले माफी चाहता हूँ आप लोगों को मैं भूत बोल रहा हूँ, पर सफलता का भूत बोल रहा हूँ। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी हालत में हारने वाले नहीं होते हैं। अब आप इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी में आते हैं? सब थर्ड में आना चाहता है। क्यों? और हकीकत में अपनी जिंदगी में झांक कर देखें तो इसकी और इसकी क्वांटिटी भी यहाँ पर ज्यादा है। राइट? अब निर्णय आप लोगों का। और इससे बड़ी बात सर, ये दोनों कैटेगरियां मिलके इसको नीचे गिराने में अपनी पूरी ताकत लगाती है कि बेटा हम आगे नहीं बढ़ सके तो तू कैसे, तुझे कैसे बढ़ने देंगे, तेरे रॉयल्टी कैसे आएगी, मैं भी देखता हूं, है या नहीं? ये वो लोग होते हैं। अब निर्णय आप लोगों को लेना है, इसमें रहना है, इसमें रहना है या इसमें आना है, डिसीजन आप लोगों को करना है। राइट सर? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे फादर कहते हैं कि स्टोरी बहुत इंप्रेसिव होती है और इंप्रेशन भी डालती है, और कहीं ना कहीं कहानी एक ऐसा पार्ट होती है जो हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हर इंसान की जिंदगी की स्टोरी है और वो अपनी स्टोरी को इस तरीके से रखना चाहता है या बताना चाहता है कि कुछ लोग उस स्टोरी से कुछ सीख जाते हैं या कुछ लोग उस स्टोरी को मात्र मजाक समझ के छोड़ जाते हैं। वो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किस थॉट में जा रहे हैं, किस विचार में जा रहे हैं, है या नहीं? मेरे फादर इस कैटेगरी में थे। कौन सी कैटेगरी? नौकरी वाली कैटेगरी। यहां से निकल के वो सीधा किस कैटेगरी में आए? थर्ड कैटेगरी। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे फादर बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग किया करते थे। राजस्थान का रहने वाला हूं। राजस्थान के अंदर जब आप भीलवाड़ा जाते हैं तो भीलवाड़ा से 50-60 किलोमीटर पहले एक जगह है जिसका नाम है गुलाबपुरा और विजयनगर। अगर आप बाय रोड जाएंगे तो आपको बीच में सेंटर में वो जगह मिलेगी, मेन हाईवे पर ही है वो गांव। उसको आप गांव बोल लीजिए, कस्बा बोल लीजिए या शहर बोल लीजिए, व्हाटएवर, राइट? तो वहां से बिलोंग करते हैं हम लोग। मेरा जन्म विजयनगर में हुआ और मेरे पिताजी जब बहुत छोटे थे, छोटी सी उम्र के अंदर, हमने बड़े दुख देखे, क्योंकि हमारे पास न खेत थे, न खलियान थी, न जमीन थी, न जायदाद थी, न प्रॉपर्टी थी। मेरा परिवार रहा करता था जो आज की तारीख में लोगों का बाथरूम है बनता है। राइट सर? इस 10 बाय 10 के कमरे में मेरे दादा दादी, मेरे बड़े बुआ जी, बुआ जानते हैं मतलब पापा की बड़ी बहन, मेरे पिताजी और उनके भाई बहन, ऐसे करके 5 जने रहा करते थे। टोटल 7 जन एक कमरे में रहा करते थे जिसका साइज था 10 बाय 10 का। इसी कमरे में नहाना धोना, इसी कमरे में तैयार होना, इसी कमरे के अंदर खाना बनाना। और कभी कभी जब मेरे दादा दादी अगर बाई चांस लेट के सो जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं, तो बाकी लोगों को दीवार के सारे बैठ के सोना पड़ता था, क्योंकि 7 जने इस कमरे में नहीं सो पाते थे। वो दुख मेरे परिवार ने देखा। छोटी सी उम्र के अंदर मेरे पिताजी स्कूल जाया करते थे, सरकारी स्कूल के अंदर,
और उस सरकारी स्कूल की भी ड्रेस हुआ करती थी, खाकी कलर की तो पैंट टंगी थी और व्हाइट रंग का शर्ट आया करता था, और उस पैंट के ऊपर भी छेद हुआ करता था, हाफ पैंट हुआ करती थी, और उसमें पीछे वो छेद होता है ना, फटी हुई होती है, उसमें दूसरा कपड़ा लगा के सिला हुआ टाइप में होता था ना, शर्ट सिला हुआ रहता अलग अलग धागे से, वैसे कपड़े पहन के वो अपने स्कूल में जाया करते थे। हमारे घर के अंदर कभी कभी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती थी, तो मेरे पिताजी गाय जो गोबर कर देती है सड़क पे, उस गोबर को इकट्ठा करके लाते थे और घर में सुखाते थे, और 2 दिन बाद उस गोबर से हमारे घर का चूल्हा जलता था। कभी कभी राशन नहीं होता था तो पड़ोस के घर से या पड़ोसियों से राशन मांग के लाया करते थे कि थोड़ा सा अनाज दे दो जिससे आज खाना बन जाए। वो दौर मेरे परिवार ने देखा, क्योंकि मजदूर का बेटा क्या मजदूर का परिवार क्या कमाता और क्या खाता आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार लोग हैं, राइट सर। मेरे पिताजी ने बचपन के अंदर कचौरी बेचने का काम भी चालू किया। उन्होंने अपने हाथों से कचौरियां बेची ढाबे में जाके। ढाबा समझते हैं आप लोग, जो आपके यहाँ ढाबे रेस्टोरेंट होते हैं, वहां पर जाके मेरे पिताजी कचौरी बेचते थे। छोटे से बच्चे थे तब, और वो कचौरी वाला जो दुकान का मालिक था वो बोलता था कपड़ा मार साफ कर, तो पिताजी वो काम किया करते थे मेरे फादर। मेरी बड़ी बुआ भी यही काम करती थी। पिताजी और बड़ी बुआ जी मेले के अंदर उस समय चिट चला करती थी, मुझे नहीं पता, उसमें से वो निकलते थे, कूपन निकलते थे, उसको खोलो तो अंदर गिफ्ट निकलते थे, ऐसा कोई गेम खिलाया करते थे। हाँ, वो ऐसा कुछ था उस समय, लेकिन अभी उस समय तो बहुत कम पैसे, 5 पैसा या 5 आना, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे आदमी 1 पैसा उस टाइप में आया करता था। हाँ, लाठी सिस्टम। तो वो काम मेरे परिवार में मेरे पिताजी ने किया। बड़ा दुख देख देख के उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, और बड़ा दुख देखते देखते स्कूल के साथ साथ उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो राजस्थान में एक जगह है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अजमेर। अजमेर में एक कॉलेज है, डीएवी कॉलेज, उसमें मेरे फादर ने एडमिशन लिया, और मेरे फादर का बचपन का दोस्त उसी कॉलेज में उन्होंने भी एडमिशन लिया। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोस्त के पास खुद का किराए का कमरा हुआ करता था अजमेर के अंदर। अजमेर में खुद का एक कमरा हुआ करता था दोस्त का, और मेरे पिताजी ढाबे के अंदर रहा करते थे। ये ढाबा था, इसमें कचौरी पकड़ाते थे और यहीं पे सोते थे। दोस्त के पास थोड़ा पैसे वाला था तो उस कमरा अफोर्ड कर सकता था, लेकिन मेरे पिताजी कमरा अफोर्ड। अक्सर ये दोस्त बोला करता था मेरे फादर को कि तू एक काम कर, ढाबे पे काम करके रात को सोने के लिए मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पिताजी सोने के लिए यहाँ पे इसके कमरे में चले जाते थे। उस समय 2 टैबलेट चला करती थी मार्केट के अंदर। एक टैबलेट चलती थी जिसमें नींद आती थी, नींद आने की दवा, और एक टैबलेट उस समय चला करती थी नींद नहीं आने की दवा, जिससे नींद मेरे पिताजी नींद नहीं आने की गोलियां खा खा के रात को 3-3 बजे तक पढ़ाई करते थे, 4-4 बजे तक पढ़ाई करते थे, क्योंकि दिन में तो वो क्या करते थे, कचौरी बेचते थे। पूरी रात पढ़ाई करते थे, सारे दिन कचौरी बेचते थे, पूरी रात पढ़ाई करते थे, सारे दिन कचौरी बेचते थे। हालात बहुत ज्यादा खराब थे परिवार के, कभी सपने में सोचा नहीं था। और जब गरीबी होती है तो 2 चीजें सिखाती है, या तो इंसान टूट जाता है या इंसान बन जाता है। या तो कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा या टूट जाएगा, राइट सर। पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत करी, मेहनत करते 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 उन्होंने अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया जैसे तैसे। और जब वो कॉलेज से निकले तो बहुत अच्छी उनको एक शानदार सरकारी पोस्ट मिल गई। मेरे फादर जॉइंट डायरेक्टर राजस्थान गवर्नमेंट बन गए, जो इक्वल टू आईएएस ऑफिसर के लेवल का पोस्ट था। और मेरे फादर की सन 2000 में सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। एक मजदूर का बेटा सीधा एक ऑफिसर बन गया। 25,000 रुपया महीना सैलरी, सरकारी कार पे लाल बत्ती, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर। जिस ऑफिस में बैठते थे उस ऑफिस में एसी लगा हुआ था। उस समय जब लोग एसी के बारे में जानते नहीं थे, एसी लगा हुआ था। मेरे फादर के हर डिपार्टमेंट की जितनी भी कोऑपरेटिव्स की अलग अलग मील्स हुआ करती थी, उसमें सेक्रेटरी होते थे 2-2। वो सेक्रेटरी उनके साथ हमेशा वहां पे बैठे रहते थे। मेरे फादर से मिलने से पहले कार्ड अंदर जाता था, आदमी बाद में जाता था। एक मजदूर का बेटा, जिंदगी एक सेकंड में बदल गई। रातों रात वो सरकार का एक बहुत शानदार ऑफिसर बन गया। सब कुछ मिल गया जिंदगी में, लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई।
कचौरी बेचने वाला आज की तारीख में, जिसको पहले वो लोगों को सलाम करता था, अब लोग उसको सलाम करते थे। पहले वो लोगों को कचौरी पकड़ाता था, अब लोग उसको कचौरियां पकड़ा रहे हैं। हेलो, जिंदगी 180 कोण से बदल गई। अगर ऐसी लाइफ आपको मिले तो आनंद आ जाएगा। गजल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब सर। कुछ और सोच ही नहीं सकता फिर। बढ़िया, सबको बढ़िया लगेगा क्या? पक्का मजा आ जाएगा ना? अरे बिल्कुल, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, मजा आ जाएगा, जिंदगी में खुशी आ जाएगी। आहा, क्या हो गया? एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। खून खोलता है ना? अभी 2 मिनट रुको। मजा क्यों आएगा? मजा आ जाएगा ना? आपके बोले थे, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सरकारी नौकरी पिताजी की या सरकार की? पिताजी की थी। सरकारी नौकरी पिताजी की थी या सरकार की थी? गवर्नमेंट की थी। सरकार की। सरकारी जो ड्राइवर मिला हुआ था वो पिताजी का था, सरकार का था? वो बंगला जो मिला हुआ था वो पिताजी का था या सरकार का था? सभी को सरकारी था। वो ऑफिस था जो सरकार का था, पिताजी का था? सरकार का। तो फिर मेरे पिताजी का क्या था? नौकर थे, सिर्फ एक पोस्ट थी, इसके अलावा तो कुछ नहीं था, बाकी सब सरकार का था। अब 60 साल बाद जब मेरे पिताजी रिटायर होते और उनको पीएओ प्रोविडेंट फंड का जो पैसा मिलता, उसके अलावा मेरे पिताजी का क्या बचता? बैठो। पूरी जिंदगी 60 साल नौकरी करने के बाद मेरे फादर को पैसा मिलता 70 लाख रुपया। ये आप लोगों को अपनी भाषा, आपकी भाषा में समझा देता हूं, अगर आप होते तो आप लोगों को भी यही मिलता। 70 लाख रुपया मिलने के बाद क्या होता? 70 लाख रुपया मिलने के बाद आदमी रिटायर हो जाता है, और रिटायर होने के बाद उस ऑफिस में से जाकर बोलता है कि भैया एक पेन उठा दूं, तो वहां का चपरासी बोलता है दिमाग खराब हो गया है, पहले ऑफिसर थे, अब नहीं, चुपचाप कर रवाना हो जाओ। उस ऑफिस से कुर्सी उठा के नहीं ला सकता, तो मुझे बताइए सरकारी नौकरी किस काम की? उस ऑफिस से एक पेन नहीं ला सकता तो सरकारी नौकरी किस काम की? उस ऑफिस से चपरासी नहीं ला सकता तो सरकारी नौकरी किस काम की? यहां तक कि वो लाल बत्ती नहीं ला सकता तो वो सरकारी नौकरी किस काम की? मुझे ये बताइए आप लोग, जिसके पीछे हम लोग पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं, घूम रहे हैं। पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद पैसा मिला 70 लाख रुपया। इस 70 लाख रुपए में से 50 लाख रुपया खर्च हो गया मकान में। कितना? मकान बनाने में। 10 लाख रुपया खर्च हो गया बच्चों की एजुकेशन में। किसमें? बच्चों की एजुकेशन में। और 10 लाख खर्च हो गया बच्चों की शादी में। कितना हो गया टोटल? 70 लाख रुपया साफ। 80 साल की उम्र में तक आते आते अकाउंट का बैंक बैलेंस हो जाता है मुर्गी का अंडा, 0। राइट सर? राइट सर? और 70 साल के बाद 80 साल की उम्र में बैंक बैलेंस होता है 0। और 80 साल की उम्र में वो अपनी बहू को बोलता है, ए बहू एक कप चाय पिला दे। तो बहू बोलती है चुपचाप कोने में बैठे रहो, फ्री होगी तो पिलाऊंगी। तो मुझे बताइए वो सरकारी नौकरी किस काम की, जहां पर 80 साल के बाद मेरे बैंक बैलेंस 0 है और मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं है, और अब मुझे सलाम करने वाला कोई नहीं बचा। ऐसी नौकरी, ऐसी सरकारी ड्यूटी किस काम की, जहां पर हमारा भविष्य सिक्योर नहीं है, हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर नहीं है, और उसके पीछे हम पागलों की तरह भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं कि मुझे नौकर बना दो, मुझे नौकर बना दो, मुझे नौकर बना दो, पर मालिक मत बनाना। और आरसीएफ बिजनेस बोलता है कि 100 साल का हो जा, जब तक तेरी आखिरी सांस चलेगी तेरे अकाउंट में पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अरे 70 साल के बाद इस आदमी को कोई काम नहीं देता। जब ये 70 साल का हो जाता है तो इस आदमी को कोई काम नहीं देता। तब आरसीएम बोलती है अब तेरा
आजा, तेरे को मैं काम दूंगी, कोई काम दे या तो मुझे बताइए दोस्त, ऐसी नौकरी किस काम की। अरे मैं तो कह रहा हूँ वेंटिलेटर के ऊपर हो, और वेंटिलेटर के ऊपर होने के बाद भी मरते मरते भी फॉर्म साइन कर गए तो हो गई जोइनिंग। इतना शानदार बिजनेस है जी, है या नहीं? अब पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी अगर हमारा बैंक बैलेंस 0 बन जाता है तो मुझे बताइए वो नौकरी किस काम की। कैसी लगी सरकारी नौकरी? बेकार से। उनको एक बात तो समझ में आ गई कि सरकारी नौकरी से मैं बड़ा तो नहीं बन सकता, अब करूं क्या? रास्ता ढूंढा, रास्ता नहीं मिला। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा था नहीं। हेलो, पैसा था नहीं, अब करें तो करें क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय अगस्त 2000 में भीलवाड़ा से एक कंपनी चालू हुई जिसका नाम था आरसीएम बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। कंपनी का नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आरसीएम इसका लोगो हुआ करता था उस समय, जिसमें 3 राइट आया करते थे। क्या आया करते थे? 3 राइट आया करते थे। और आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि शायद आप में से कोई भी उस समय मौजूद नहीं था, पर मैंने वो सारा दौर देखा है। मैं उस समय छोटा जरूर था, पर इतना छोटा भी नहीं था कि समझ में कुछ नहीं आता था। आरसीएम को मैंने अपने हाथों से इतने से इतना होते हुए देखा। भीलवाड़ा से उस समय 1260 रुपए का 5 पैंटों का किट आया करता था। एक प्रोडक्ट था, सिर्फ 5 पैंट है। एक भीलवाड़ा से आदमी चलकर आया, उसने बोला शर्मा साहब एक कंपनी स्टार्ट हुई जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है, वहां पर कपड़ा पहनने से पैसा आता है। मेरे पिताजी को समझ में आ गया, उन्होंने फॉर्म साइन कर दिया। याद रखना, यहाँ पे फिर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जब फॉर्म साइन किया था उन्होंने अपने ऑफिस में किसी से राय नहीं ली करूं या ना करूं। उन्होंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद लोगों को आरसीएम बताया, लोगों को आरसीएम समझ में नहीं आया। उस समय आरसीएम में पिकअप सेंटर नहीं चला करते थे, उस समय आरडी सिस्टम चला करता था, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट। पहली आरडी मेरे घर में खुली थी 25,000 रुपए से। मुझे आज भी याद है 25 किट भीलवाड़ा से आए थे 5 पैंटों के, और उन किट को पैक करने के लिए कागज का गत्ते का किट आया करता था ब्लू कलर का, जो कहीं पे नहीं मिलता था, जयपुर में बनता था। मैं अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के वो किट घर में लाया था, और वहां पे बैठ के मेरी बहन, मेरी मदर और मेरे पिताजी और मैंने जमीन पर बैठ के वो 5 पैंटे पैक करी, और उन 5 पैंटे को किट को पैक करके लोगों को बताने निकलते थे। उस समय ब्लू रंग की एक किताब आया करती थी, वो किताब आप में से किसी के पास है या नहीं मुझे नहीं पता। एक ब्लू रंग की पतली सी किताब आया करती थी जिसमें आरसीएम का मार्केटिंग प्लान हुआ करता था। वो किताब हम उस बैग में डाला करते थे। मेरे पिताजी ने पूरी कॉलोनी में सबको आरसीएम बता दिया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। रिश्तेदारों को बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। लोगों ने मजाक बनाई, लोगों ने हंसी उड़ाई। और मेरे पिताजी का एक प्रॉब्लम था, जब जब उनका मजाक बनाते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे, उनके काम करने की कैपेसिटी डबल हो जाती थी। उनको बड़ा मजा आता था। वो आज के कुछ समय पहले मैं एक बार फेसबुक पे देख रहा था, मेरे फादर का नेचर कुछ इस टाइप का था। वो आपने देखा होगा, शायद आप में से कोई मिला है मेरे फादर से? नहीं मिला, सुना तो होगा। उनके काम करने का जो तरीका था वो बहुत अजीब था, और बहुत मतलब मुझे आज भी याद है कि जब पहली एनिवर्सरी हुई थी भीलवाड़ा के टाउन हॉल में, जिसमें 400 लोग थे, उस समय मेरे फादर का 1 महीने की इनकम थी 1,27,000 रुपये महीना, जिसका स्टेटमेंट मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है। पहले चेक से लेके जिंदगी में पहली इनकम, पहला चेक आया था 6,614 रुपए का, और तब से लेके टिल टुडे सारे स्टेटमेंट मेरे पास आज भी पड़े हुए। ऐसी बात नहीं है, कोई देखना चाहे तो दिखा सकता हूँ, फोटोग्राफ भी देखना चाहे तो वो भी दिखा सकता हूँ। राइट, वो सब दौर था, वो दौर था, निकलते गए। पूरी कॉलोनी में आरसीएम बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। और एक बात मैं जो बोल रहा था, मेरे फादर का एक प्रॉब्लम था। मैं एक पिक्चर देख रहा था, एक सीन देख रहा था सर, सेनी साहब, मेरे फादर का नेचर उस टाइप का था। क्या है वो? उसी टाइप के थे। उनको जब भी कोई मना करता था बोला अब तो और करके हाँ दिखाएंगे।
ठीक है, लगे रहे, सबने मना कर दिया। तो अपने घर से वो लगभग 250 किलोमीटर दूर एक शख्स को बिजनेस बताने गए। उनके वो बचपन का दोस्त था जो कॉलेज में उनके साथ था, उसको आरसीएम बताया, उसने मना कर दिया 4 दिन बाद आना। पिताजी फिर 4 दिन बाद वापस गए कि साइन कर, उसने फिर मना कर दिया कि 5 दिन बाद आना। याद रखना, देखिए दिगर समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, एक आदमी को ज्वाइन कराने के लिए 250 किलोमीटर दूर, वो भी 3 बार, ये होता था जुनून। आदमी को वापस साइन कराने 250 किलोमीटर दूर गए थे और अक्सर उनका जुनून इतना खतरनाक था कि मेरी मदर अक्सर पूछा करती थी कि आप उस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? आपको जब सरकार इतनी सैलरी दे रही है, आपकी लाइफस्टाइल पूरी बदल गई है, आप क्यों इस बिजनेस के पीछे इतना भागते हैं? तो 2 बातें मेरे फादर की मेरे को आज भी याद है जो उन्होंने बोली थी, और वो 2 बातें मैं आपको बोलने जा रहा हूं। पहली बात उन्होंने बोली थी कि ये बिजनेस जो है इसकी पावर को उन्होंने उस समय समझ लिया था। मेरे फादर की डायरी में लिखा हुआ है आज भी। आज जो आप ये बातें सुन रहे हैं ना, ये बातें सन 2000 में उन्होंने अक्टूबर के महीने में अपनी डायरी में लिखी थी, और डायरी मेरे पास आज भी पड़ी हुई डेट के साथ। उन्होंने भविष्य बता दिया था कि इसमें ये होगा, और वो सब चीजें हो रही है। वो सब चीजें हो रही है, और मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं, लिखी हुई है मेरे पास उनके हाथ से। उन्होंने बोला था बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। मैंने कहा कैसे? मम्मी ने पूछा, बोले ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, यहां पर सारा पहला काम कैश का काम है, इसलिए उधारी 1 रुपए की नहीं। दूसरा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 0 है, मतलब प्योर सिक्योरिटी। और तीसरी बात उन्होंने बोली थी, इंडिविजुअल आदमी मरते हैं, टीम कभी नहीं मरती, और जब टीम काम करेगी ये बात उन्होंने मेरे को हवा को उस समय बोली थी, और मैं इसलिए इसके पीछे इतना पागल हूं। वो चलते गए। और दूसरी बात उन्होंने जो बोली थी वो ये बोली थी, अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी में कचौरी बेचकर 25,000 कमा सकता है, तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं, कभी 5 लाख की सोची? आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं, कभी 2 लाख की सोची? आप महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, कभी 10 लाख की सोची? आप महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, कभी 10 करोड़ की सोची? इसलिए नहीं सोची कि सेटिस्फाई हो गए, जो आ रहा है वो बेहतर है। और ये सोच को ब्रेक कर दो, तोड़ दो। अगर आप महीने का 20,000 कमा सकते हो तो आप 20 लाख भी कमा सकते हो। इसका हम बता रहे हैं, चलिए हम बता रहे हैं। बात समझ में आगे चलते गए, उस दोस्त के पास वापस पहुंच गए। 3 दिन बाद उस दोस्त को जबरदस्ती साइन करवाया, और साइन करा के उसकी दुकान पर लिख कर आए थे कि आज से इतने साल बाद मेरे महीने की इनकम इतनी होगी। दोस्त ने, कई लोगों ने मजाक बनाई, पिताजी को समझ में आया कि नहीं ऐसा होता है, करके रहूंगा। दोस्त को उठाया, 4 लोगों से मिले, 4 लोगों को फॉर्म साइन कराया। वो थी मेरे फादर की पहली लेग जो वहां से चालू हुई थी, और वो बचपन का दोस्त तो कोई नहीं है, वो बचपन का दोस्त है इस बिजनेस के डायमंड, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़। उसके बाद उन्होंने कूच किया हरियाणा की तरफ। हरियाणा से टीम को डेवलप करना चालू किया, तो बस साहब के साथ, इनके साथ पूरा नेटवर्क बिल्ड करते हुए, खींचते हुए चले गए। आज दोस्तों मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, 2013 में उनका देहांत हो गया। और जो इस बिजनेस की नेचर है कि बिजनेस आपकी पीढ़ी को ट्रांसफर होता है, ये बिजनेस मेरे पास आया, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दुनिया का ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप दुनिया में रहें चाहे ना रहें, उसके बाद भी आपके बेटे को किसी के सामने जाके 10,000 के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो टीम, जो नेटवर्क आप बिल्ड करके जाओगे, और जो लेवल आप छोड़ के जाओगे, वहीं से आप इस बिजनेस को चालू करोगे, और आपकी इनकम वहीं से चालू होगी। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। ये बिजनेस मेरे पास है। जब ये बिजनेस मेरे पास आया, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। मैं ऑलरेडी क्या कर रहा था और क्या मेरी क्वालिफिकेशंस है। IT इन कंप्यूटर्स, उसके बाद मैं MBA किया सेल्स मार्केटिंग में यूरोप से। यूरोप के अंदर एक देश है इटली का एक शहर है मिलान, वहां से। उसके बाद इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है। डायमंड से मतलब समझ गए हीरे को। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, गूगल में डालेंगे तो पता लग जाएगा आप लोगों को। शॉर्ट नेम है IGI, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट। वहां से मैंने डायमंड की ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बेल्जियम से। उसके बाद मैं डायमंड के बिजनेस में उतरा। मैं डायमंड के बिजनेस में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि मैं विदेशों से हीरे मंगाता था और हिंदुस्तान में सेल करता था।
मेरा काफी अच्छा काम था, मेरी खुद की एक एक्सपोर्ट यूनिट थी, उस सब काम को मैं बहुत तेजी से कर रहा था। लेकिन मेरे फादर के एक बात मेरे को बोली थी कि तू दुनिया का कोई भी काम कर ले पर इससे बेहतर काम कोई नहीं हो सकता। वो दिन था, 3 ऑप्शन मेरे पास थे। पहला, फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे तो सरकारी नौकरी, दूसरा मेरा डायमंड का बिजनेस और तीसरा आरसीएम बिजनेस। 3 रास्ते मेरे पास खुले हुए थे। पहला काम सरकारी नौकरी। मेरे परिवार वालों ने मेरे को बोला सरकारी नौकरी है, छोड़ना मत। कुछ दोस्तों ने बोला डायमंड का बिजनेस सेट है, छोड़ना मत। सबने अपनी राय मेरे को दी, लेकिन जब आरसीएम का नाम आया तो मुझे किसी ने राय नहीं दी। मैंने अपनी सरकारी नौकरी को लात मारा। मैंने क्लियरली मना कर दिया, मुझे जॉब नहीं करना, जस्ट ऑबे द बॉस। मैं नहीं बन सकता। जॉब को मैंने क्विट किया। जॉब के बाद मैंने सरकार अपने खुद के डायमंड्स के बिजनेस को वाइंड अप किया। फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में उतरा। जब मैं आरसीएम बिजनेस में उतरा था उस समय मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था, कोई सिखाने वाला था नहीं, क्योंकि सारी अपलाइन बिजी थी, सारी टीम अपने अपनी टीम में लगी हुई थी। अपने आप को रगड़ रगड़ के जैसा बोलता था वहां तक फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने शुरुआत कहां से फर्क करी है, फर्क ये पड़ता है कि आपको जाना कहां है। और मैं सबको एक ही चीज बोलता हूं और आपको भी यही सिखाना चाहता हूं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपको किसने ज्वाइन कराया है या आप कब ज्वाइन कर रहे हैं। फर्क ये पड़ता है कि आपको जाना कहां पर और आपके कर्म क्या है। अपने कर्मों को कन्वर्ट कर दो आरसीएम बिजनेस में, रिजल्ट ऊपर वाला ऑटोमेटिक देना चाहिए। इससे सरल व्यापार पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, जहां पर न एजुकेशन की जरूरत है, न इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, न क्वालिफिकेशन की जरूरत है, न उम्र की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज की जरूरत है, वो है सिर्फ जुनून और खुद में बिलीव। अगर यह आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो डेफिनेटली आप पूरा कर देंगे। आज मेरे पास सब कुछ है। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, मेरा लाइफ स्टाइल टोटली अलग है। जिस चीज पे मैं हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है। पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरे वो सपने जो मैंने सपनों में भी नहीं देखे थे वो भी पूरे हो गए। क्या बोल रहा हूं मैं? जो सपने मैंने, हिंदुस्तान का ऐसा बड़ा कोई शहर नहीं है जहां पर मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। और उससे बड़ी बात और बता देता हूं, मेरे ऊपर बैंक का कोई लोन नहीं है। जयपुर के अंदर मेरा मॉल का काम चल रहा है, शायद आप लोगों को नहीं पता, बता देता हूं। मैं बहुत बड़ा मॉल बना चुका हूं, 1.5 महीने में कंप्लीट होने वाला है, लास्ट स्टेज पर आ चुका है। कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए मैंने उसमें लगाया है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर 6 मंजिला 7 मंजिला मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, जिसमें आलीशान आरसीएम वर्ल्ड खुलने वाला है। मेरे पास गाड़ियों की कमी नहीं है। आज पिछली बार भी शायद मैंने बताई थी कि मेरे पास उस समय लिमिटेड कारें थी, आप मेरे पास अनलिमिटेड कारें। सब कुछ है, सब कुछ। और आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि मेरे पास क्या आने वाला है उसका भी हमें पता रहता है। दुनिया के अंदर 2 महीने बाद 4 महीने बाद लोगों के साथ क्या होने वाला है उनको नहीं पता, पर हमें पता है कि 2 महीने बाद हमारे पास क्या आने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा भगवान होता है, लेकिन भगवान की कसम आपकी सारी चीजों को पूरा करता है। आज सब कुछ है, सब कुछ। बहुत जल्दी आप लोग मेरे को मेरी वैनिटी वैन में भी देखेंगे। वैनिटी वैन के साथ मेरी वैनिटी वैन तैयार हो रही है दिल्ली में। उस वैन में 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ मैं। 1.5 करोड़ रुपए की सिर्फ वैन बनवा रहा हूँ मैं, जिसमें मैं अंदर ही सोऊंगा, अंदर ही खाऊंगा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। मीटिंग करते हुए उसी में जाऊंगा, कोई रूम किराए पे नहीं लेना। अंदर वैन खड़ी करी, अंदर आराम से सबको सब फैसिलिटीज कंप्लीट। अगर शाहरुख खान घूम सकता तो हम क्या शाहरुख खान से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सब मिलेगा इस वजह। मेरे लाइफ स्टाइल, मैं अपने बैंक में जाता हूँ, मेरा सीए मेरे से बोलता है, सॉरी मेरा बैंक का मैनेजर सही साहब, रवि इधर आ। मैंने कहा बोलिए। बोले 25 साल से इस बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, 25 साल मेरे को इस बैंक के मैनेजर बने हुए हो गए। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत से बिजनेसमैनों को देखा जो बैंक में आते हैं, पैसा जमा कराते हैं और निकालते भी है। ये पहला भूत है तू जो बैंक में सिर्फ आता है, निकालता है, जमा क्यों नहीं कराता। मुझे याद नहीं आता दोस्तों कि मैंने कभी अपने अकाउंट में 1 रुपया भी जमा कराया है, क्योंकि मेरी पाइपलाइन कहां से आ रही है। अपने घर में कनेक्शन ले लो बेटा, कनेक्शन
फटाफट से ले लो। 3 से 5 साल के लिए भूल जाओ क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि ज्वाइन करते कैलकुलेशन में घुस जाते हैं, और जब कैलकुलेशन में घुसोगे बर्बाद होगे। स्कूल में पढ़ाई करते हो तो कैलकुलेशन में घुसते होगे क्या? तो यहाँ क्यों घुसते हो? ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकान खोलते हो तो दुकान में घुसते होगे कितना प्रॉफिट होगा, वहां तो खुद को सेटिस्फाई कर लेते हो कि नहीं 2 साल तो लगेंगे दुकान जमने में। हाँ पैसा तो लगेगा नौकरी करने में, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूं। तो यहां पर आते हो तो हिसाब क्यों लगाते हो? है जी, मैं बताऊं कारण क्या है। हमने इस 5,000 10,000 का जो बाल खरीदते हैं इसको 5,000 का बना रखा है इसलिए। जिस दिन ये सोच के खरीदोगे ना भैया ये 5,000 के डायमंड क्लब का सामान नहीं है, ये मैंने 50 लाख का सामान खरीदा है, देखो तो आप क्या रॉकेट बन जाते हो। सोच को बदलो, 5,000 को 50,000 पर। पहली चीज भूल जाओ कि आने वाले 5 साल तक आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर हकीकत में बहुत बड़ा कमाना चाहते हो तो ये छोटे छोटे मुर्गी की कहानी सुनिए ना कि मुर्गी काट दो सारे अंडे एक ही बार में बाहर आ जाएंगे। वो कैलकुलेशन बंद कर दो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप मुर्गी को दाना खिलाओ, कुछ नहीं है। इतने सोने के अंडे इतने निकलेंगे, इतने 1 तारीख की सुबह 7 बजे स्टार पर 11 बजे एमरल्ड, 2 बजे रूबी, 4 बजे स्टार रूबी। मेरा पिन बदल रहा है 1 तारीख को, अभी तो 30 दिन बाकी है। 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है मेरा बिजनेस वॉल्यूम। और स्ट्रक्चर पता ही होगा, नहीं ये तो बता दूं। और ये सिर्फ काम से हुआ है, बातों से नहीं हुआ है, राइट। और 140 करोड़ की आबादी आपका इंतजार कर रही है। ये 2 लेके हैं, एक तरफ डायमंड है, दूसरी तरफ डायमंड है, एक तरफ एस बस्तर और दूसरी तरफ विजेंद्र सिंह राठौड़। एक का टर्नओवर 50 करोड़, दूसरे का ये मिनिमम है, इससे ऊपर ही जाता है। और यहाँ मैं 7वें जन्म में भी फिर आऊंगा ना धरती में, तभी यही मिलने वाला है। अगर याद रह गया ना तो आगे फिर लेके संभाल लूंगा। तो भैया लेके तैयार है, संभाल ली है। ये पावर है, क्योंकि दोस्तों किसी आदमी ने तो 0 से शुरुआत करी थी। किसी आदमी ने 0 से आज अगर उस समय फादर नहीं लगे होते या वो हार मान जाते तो शायद आप लोग यहाँ पे नहीं होते। और ये टीम डेवलप होती गई, बहुत से हीरे मिले। विजेंद्र सिंह जी के साथ उनकी टीम के हीरे मिले, इधर से साहब के साथ उनकी टीम के हीरे मिले। आज जैसे आपके अपलाइन में आते हैं मिस्टर विजय विरोडिया जी, आज राकेश शर्मा जी, ये सब उस टाइम के हीरो हैं। ये सब उस समय छोटे छोटे हुआ करते थे, मैं इनको देखा करता था। आज सारे स्टार बन गया और ये सब आपका इंतजार कर रहा है। वो जुनून पैदा कीजिए दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ निर्णय लेना है कुछ चीजों का। आज लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। ये आदमी आपके सामने खड़ा है, 6 लाख रुपए महीना में मात्र जीएसटी मॉल की जो सीरीज चालू करी है मैंने जयपुर में, एक ओपन है, इसके तुरंत बाद मैं दूसरा प्रोजेक्ट चालू करूंगा, तीसरा करूंगा। कसम खाइए हिंदुस्तान के किसी भी शहर को नहीं छोड़ूंगा। बड़ी सिटी के अंदर एक मॉल डालूंगा और उसमें आरसीएम वर्ल्ड खोल लूंगा। ये मेरा सपना है। तो आपका पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, अब मैं पैसे के लिए काम। कैसी जिंदगी चाहिए आपको यार, कैसी जिंदगी? दिल्ली एयरपोर्ट पर था, मुझे घड़ियों का बहुत शौक है। 2 शौक मेरे बड़े खतरनाक, घड़ी और गाड़ी। गाड़ियां ऑलरेडी काफी है, घड़ियां मेरे पास काफी है। ये जो ब्रांड मैंने पहन रखा है ना, इसकी रेट सुनोगे तो शायद रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए ना बताऊं तो बेहतर ही है। कर लेना एक बार गूगल के ऊपर, इसकी मिनिमम घड़ी कितने की आती है वो पता लग जाएगा, अभी सर्च कर लो। ये उसकी वॉच है, सबसे सस्ती घड़ी 10 लाख। मेरे साथ खड़े हुए थे, आरसीएम की ताकत दिखाने जा रहा हूँ। कितने की है भैया? अभी आगे बताने जा रहा हूँ। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, मेरे पास गोल्ड की वॉचेस काफी है, मैं सोने की घड़ियां काफी पहनता हूँ। मुझे घड़ियों का कलेक्शन मेरे पास कम से कम ऐसे मेरे पास 25 से 30 घड़ियां है।
तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सज्जन मेरे साथ खड़े थे, आरसीएम की ताकत दिखाने जा रहा हूँ, कितनी बड़ी पावरफुल चीज है ये। एक शख्स खड़े थे, उनकी उम्र लगभग 50-55 साल की थी, वो मेरे साथ खड़े थे। एक घड़ी वहां पे पड़ी थी जो आज पहन के नहीं आया, वो घड़ी हम दोनों देख रहे थे। लिमिटेड एडिशन का सिंगल पीस पड़ा हुआ था, हम दोनों उस घड़ी को देख रहे थे। अब फर्क इतना सा था कि खरीदना वो भी चाहते थे, खरीदना मैं भी चाहता था, और सेल्समैन हमें देख रहा था। सेल्समैन को ये पता लग गया दोनों फर्जी हैं, खरीदेंगे पहले, क्योंकि इतनी महंगी घड़ी हर कोई जनरली लेता नहीं है। मैं एयरपोर्ट पे था, मेरा दिमाग मेरे को बस चीज आज लाइफ हो गई है कि बस चीज समझ में आनी चाहिए। चीज समझ में आ गई, मैं खरीदता हूँ। चीज समझ में आ गई, मैंने कार्ड निकाला, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस है। आप सैनी साहब तो जानते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस आसानी से बनता नहीं है, मेरे पास अमेरिकन है। मैंने अमेरिकन अपना कार्ड निकाला, पेमेंट को क्लीन किया, पेमेंट के लिए घड़ी उठाई, शख्स ने मेरे से एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली? तो मैंने इसमें क्या हो गया सर, आप क्या करते हैं? मैं कहा आओ कोपचे में। हमारे से कोई बस पूछे क्या करते हैं, आ जाओ कोपचे में। फिर उनको मैंने पूरा बताया, तो उनका एक आखिरी में सवाल था मेरे से कि आपकी बातें तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन एक बात ईमानदारी से बताइए, क्या सच में ऐसा होता है क्या? मैंने कहा सर मैं इसका ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल तो आपको नहीं दूंगा, यहीं पे दे देता हूं। आप सोच रहे थे, मैंने खरीद ली। आप सोच रहे थे 55 साल की उम्र में, और मैंने इस उम्र में खरीद ली। आपको ये नहीं पता कि 2 महीने बाद आपके साथ क्या होने वाला है, पर मुझे पता है कि 2 महीने बाद मेरे अकाउंट में कितना आने वाला है। अच्छा आपने करोड़ों रुपया लगा रखा है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है। वो मेरी शक्ल देखी और अनबिलीवेबल, मैंने कहा इट्स बिलीवेबल, ये संभव है सर। तो उसके बाद उन्होंने अपना कार्ड दिया, उसके बाद मैंने उनके प्रोडक्ट्स उनके घर पहुंचवाए। आज कंडीशन ये है कि वो शख्स आरसीएम के प्रोडक्ट को काम में ले रहे हैं, ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, काम नहीं कर रहे हैं वो अलग बात अभी, लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई कि उनको आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे समझ में आ गए, और उनके मुंह से एक बात निकली यार दुनिया में क्या क्या होता है। मैंने कहा सर एक दायरे से बाहर निकलोगे तो दुनिया बड़ी खूबसूरत भी है। हमने क्या कर रखा है, हम लोगों ने अपनी मेंटेलिटी को परचूने की दुकान में समेट के रखा हुआ है। उस परचूने की दुकान से बाहर निकल के देखो, है बहुत कुछ है, एक भविष्य इंतजार कर रहा, पर उस सोच को बाहर निकाल के देखोगे तब। कुएं के मेंढक मत बनो, कुएं से बाहर निकल के देखो कि दुनिया भी है। राइट सर? दोस्तों मेरा लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई, सब कुछ है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही तो 4 काम करने हैं, कर सकते हैं 4 काम करने हैं। पहला, ये बिजनेस जब आप चालू करोगे तो लोग अटैक करेंगे आपके ब्रेन के ऊपर। ये पहला माला जो है आपका सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सीधा हमला कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। जब आप चालू करते हैं तो लोग आपके दिमाग पर अटैक करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ये तो फालतू की बातें हैं, ये तो पागल बनाने के काम है। अबे यार 23 साल से हम पागल ही बना रहे हैं, है या नहीं? तो आपको बेसिकली अपने पहले फ्लोर को मजबूत करना है। कोई कितना भी हमला कर ले, आपके पहले फ्लोर में वायरस नहीं आना चाहिए, पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। अगर यहां से ये पैरालिसिस हो गया तो आपकी आधी बॉडी काम करना बंद कर देगी, और जब पैरालिसिस होगा तो आप इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, नेटवर्क इंडस्ट्रीज को आप क्विट कर जाएंगे, और आप अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे। तो पहली चीज, अपने पहले फ्लोर को 5 साल के लिए पत्थर का बना लो। किसका बना लो? पत्थर का बना लो। कोई कितना भी हमला करे, मैं नेगेटिव होने वाला नहीं। उसमें पहला काम क्या करना है? पहला काम लगातार आपको 1 से लेकर 10 तारीख तक डायमंड क्लब पर फोकस करना है। 5000 का राशन कोई बड़ी चीज नहीं होती है। 5000 बिजनेस वॉल्यूम का राशन आप इजी गोइंग उसको पूरा कर सकते हो, खा सकते हो, खिला सकते हो, ला सकते हो, फोकस कर सकते हो। अपने दिल पे ईमानदारी से हाथ रख के एक बात मुझे सच सच बताना, अगर आप सारे लोग मिलके 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर लो और अगले मीटिंग के लिए 2-2 लोगों की तैयारी कर लो, तो आप लोगों को टेक्निकल पाने में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 8 से 12 महीने। 8 से 12 महीने के अंदर आपके पूरे हरिद्वार का नक्शा बदल जाएगा, आपके बिजनेस का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ एक नाव बड़ी खूबसूरत है, पर एक छेद कर दिया। क्या कर दिया? पूरी ऐसी की तैसी कर दी नाव की। एक तालाब के अंदर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हमारे में से एक भी कमजोर कड़ी
हमारे में से एक भी कमजोर आदमी हमारे बिजनेस को, हमारी सोच को, हमारे व्यापार को, हमारे परिवार को, हमारे आने वाली जनरेशन को खोखला कर देता है। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसलिए पहला काम अपने डायमंड क्लब पे फोकस करना। पहला चीज अपने मेंटेलिटी के ऊपर हमला होता है, उस पर उसको सहन करना सीखना है, पत्थर बनाना है। पहला हुआ। सेकंड काम, कभी कंपनी पे शक मत करना। दूसरा काम क्या करना है? आरसीएम बिजनेस मैं दुनिया की बोल रहा हूं। किसकी बोल रहा हूं? ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजबूत है। पहली कंपनी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि ये वो कंपनी है जिसके पूरे हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा दुकानें हैं। उसके बाद 200 डिपो, उससे भी ज्यादा, और उन 200 डिपो में से 80% डिपो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है। आपके शहर हरिद्वार या आसपास में कंपनी की प्रॉपर्टियां होंगी, मुझे नहीं दिया, प्लांट भी है। अब बताइए इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है? तीसरा काम, ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने एक आम आदमी के बारे में सोचा। ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसका ओनर एक आम आदमी से एक आम आदमी की तरह मिलता है। ये दुनिया की पहली कंपनी है जो अपने 80% प्रोडक्ट खुद बनाती है। ये दुनिया की पहली कंपनी है जो आपको प्रोडक्ट बनते हुए दिखाती है। ये दुनिया की पहली कंपनी है जो 23 साल से लगातार काम कर रही है। ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने एक पेंट पीस से चालू किया, आज 500 प्रोडक्ट है। ये दुनिया की पहली कंपनी है जो 2030 की प्लानिंग अभी से कर रही है। ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसका मालिक पूरी रात जाग के कंपनी को और लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर काम कर रहा है। अगर ऐसी कंपनी पर अभी भी आप शक करते हैं, डाउट करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, तो किसकी किस्मत खराब है, कंपनी की या हमारी? सोच लेना। तीसरा काम जिसको अपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वो है प्रोडक्ट्स को लगातार काम में लेना। अपने बच्चों को जितना प्यार करते हो उतना प्यार आरसीएम के प्रोडक्ट को करना सीख लो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आरसीएम का प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की वो जान है। जितना ज्यादा काम में लोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, और जितना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा उतने तेजी से आप लोगों के सामने अपनी बात को रख पाओगे, अपने बिजनेस को बड़ा कर पाओगे। राइट सर? आपको चौथा काम ये करना है कि प्रोडक्ट्स को अपने परिवार का हिस्सा बनाना है, डायमंड क्लब को लगातार फोकस करना है, और कोई भी टारगेट है उसके ऊपर काम करना है। अभी गामा ओरिजिनल अल्टीमेट प्रोडक्ट, मैं खुद उस प्रोडक्ट की तारीफ करता हूं कि आज मेरी खुद की बॉडी में उस प्रोडक्ट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने अपने आप को ही, मतलब मैं आपको क्या बताऊंगा, उसको समय लगा, उसको लोगों तक पहुंचने में समय लगा, लेकिन उसके रिजल्ट जो आए हैं वो पूरे हिंदुस्तान के वो लोग बोल रहे हैं जिनका आरसीएम से कोई लेना देना नहीं। चीजें हैं हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, चला नहीं पा रहे, ताकत को समझ नहीं पा रहे। तो आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। करेंगे 100%? करेंगे? चौथा काम क्या है दोस्तों? अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना धो के पीछे बढ़ जाओ। अगर आपने आज ज्वाइन किया या आप मेरे लेवल पर भी हो तब भी अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना धो के पीछे पड़ जाओ। जीना हराम कर दो। सर मुझे बोलना सिखाइए, मुझे मार्केटिंग प्लान देना सिखाइए, मुझे घर में होम मीटिंग करिए, मुझे स्टेज पे कैसे बोला जाता है वो सिखाइए। रात को सोने से पहले घर पहुंच जाओ, सुबह उठने से पहले घर में रहो, कुछ भी करो। यहां तक नहीं माने तो कपड़े फाड़ दो, क्योंकि आरसीएम वो बिजनेस है कपड़े फाड़ने से भी पैसा आता है। राइट सर? अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ये 4 काम पे अगर आपने ढंग से फोकस किया तो बाकी काम आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा। बाकी काम आपको ऑटोमेटिक, ये 4 काम करने कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं हम लोग। ये 4 काम पर हमें फोकस करना है जिससे हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, और एक दिन ऐसा मुकाम आएगा जिसकी कल्पना आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बताता हूं आप लोगों को, कई लोगों को घमंड होता है, कि यार मैं ऑलरेडी पैसे वाला हूं, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है? आई एम ए डॉक्टर, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है? आई एम ए इंजीनियर, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है? आई एम ए किसान, मेरे पास 600 बीघा है, मेरे पास 800 बीघा है, मेरे पास 1000 बीघा है, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है? गलत फहमी दिमाग से निकाल देना। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना, गलत फहमी निकाल देना उनके दिमाग से। मुझे पता आप ऐसे नहीं है,
लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनके दिमाग से गलतफहमी निकाल देना, अच्छे अच्छे करोड़पति भी इस बिजनेस के आगे फेल है। अब कैसे है बताता हूं, कैसे है ये बताओ आप लोगों को। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। मेरे साथ रियल में ऐसा हुआ था। ये बात है जयपुर की। मेरी बहन, मेरी छोटी सिस्टर जिसकी शादी हुई, और जिस परिवार में उसकी शादी हुई, थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। फैमिली कैसी है, डिसीजन आप लोग बताना मेरे को कैसी फैमिली है। मेरी बहन जहां उसकी शादी हुई, उनका 5 स्टार होटल है जयपुर में 4 से 5। पूरे यूरोप की 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के और कारपेट्स के शोरूम है, हैंडीक्राफ्ट के शोरूम है। मेरी सिस्टर का खुद का पर्सनल उनके घर में हेलीकॉप्टर है। 80-90 कारें एट ए टाइम घर में रहती है। 2000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। होटल का नाम है, गूगल पे डाल के सर्च कर लो, होटल शिव विलास पैलेस, जयपुर राजस्थान। अभी डाल लेना, सर्च कर लेना, वो प्रॉपर्टी देख लो कैसी है। वो मेरे सिस्टर के ससुर जी की, मतलब मेरे सिस्टर के हस्बैंड की है, राइट। रूम सबसे सस्ता है 34,000 रुपया एक रात का किराया। सबसे महंगा रूम है 7 लाख रुपया एक रात का, ठीक है। उस परिवार में मेरी बहन की शादी, पैलेस के नाम से उनका जयपुर में शोरूम भी है, वो भी सर्च कर लेना, ठीक है। इंडियंस को डील करते नहीं है, टोटल फॉरेनर्स को डील करते हैं। टोटली इनकी पैलेस ऑफ व्हील, जिसका आप ट्रेन का नाम जानते होंगे, शाही ट्रेन, वो पूरी ट्रेन उन्होंने बुक कर रखी है इस साल की, पूरी कंप्लीट। उसका टेंडर उन्हीं के पास है। शादी मेरी दूसरी बहन दिल्ली में, उनका स्टोन्स का बहुत बड़ा काम है। वो टॉप 5 दिल्ली के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक आते हैं वो। मतलब स्टोन्स का, इटालियन स्टोन्स का बहुत बड़ा वर्क है। मेरी दूसरी बहन उस परिवार में है। मेरी दोनों बहनें पहले सेटल्ड है, मेरे को छोड़ के। मैं सेटल नहीं हूं, मैं हो रहा हूं, मतलब मैं ऑलरेडी उनसे ज्यादा सेटल्ड हूं। समझ रहे हो आप लोग। अभी बताता हूं कैसे। मेरी बहन के यहाँ पर फंक्शन था, मुझे बुलाया गया, भैया हमारे यहाँ पे फंक्शन है, तेरे को आना है। जब बहन के फंक्शन होगा तो भाई तो जाता ही है। मैंने कहा ठीक है आऊंगा, मैं चला गया। अब पैसे वालों का दोस्त कौन होगा? पैसे वाला ही होगा। और वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, कोई रोल्स रॉय में, कोई लिम्बोसिन में, कोई मर्सिडीज में, कोई ऑडी में, कोई BMW में। आए एक से बढ़कर एक गाड़ियां धमाधम अंदर आ रही है। हम भी अपनी BMW में चौड़े होके गए, वहां जाके खड़ी कर दी साहब। अंदर से आवाज आई, आ जाओ रवि जी। मैं कहा बिल्कुल आ रहे हैं साहब। वहां 3-4 पुराने जानकार मेरे को मिल गए, पैसे वाले लोग थे। घमंड जो पैसों का होता है ना कि मैं पैसे वाला नहीं करूंगा, सुनना। मेरे को अंदर बुलाया, मैं अंदर चला गया। मेरे को बोला और रवि कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया। क्या चल रहा है? वही। मैंने बोला हाँ वही। अरे चल रही है क्या? इस सवाल ने जीना आराम कर रखा है। नहीं चल रही है। मैंने कहा बहुत चल रही है। कुछ आता है क्या? मैंने कहा थोड़ा बहुत आ जाता है, घर से पानी निकल जाता है। हम राउंड टेबल पे बैठ गए साहब। अब राउंड टेबल पे बैठने के बाद उन लोगों ने बातें चालू करी। एक ने बोला मैंने फैक्ट्री डाली भी 400 करोड़ का टर्नओवर किया, एक ने बोला 200 करोड़ का किया, 300 करोड़ का किया। बातें बड़ी बड़ी हो रही थी। मैं मेरे चुपचाप बैठा हुआ था, मैं शांति से बैठा रहता हूँ। अब मैं शांति से बैठा रहा, मैंने सुनता रहा उनकी बातें। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग बोल रहे हो, सो के फाइन, ठीक है। अब बात क्या हुई दोस्तों कि मेरे को एक सज्जन वहां पर बोले कि रवि एक काम कर बेटा, तू कोई ढंग का काम कर। आश्चर्य में पड़ गया, ढंग का काम मतलब? मैंने कहा बोलिए। बेटा तू तेरे जीजा जी की तरह कोई होटल खोल, बड़े बड़े शोरूम खोल। ये क्या हल्दी धनिया बेचता फिरता है पूरे जयपुर में, पूरे हिंदुस्तान में। सॉरी। तो मैंने कहा जी मेरे हल्दी धनिया में क्या कमी है? अरे बेटे कहीं इज्जत वाला काम कर यार। अब वो एक ने छेड़ा तो बाकी 3 तो ऑटोमेटिक मरे हुए मुर्दे जिंदा होनी है। हमारे यहाँ पे क्वालिटी है, एक नेगेटिव बोला नहीं 4 और निकल के आएंगे, पता नहीं कहाँ। अब वो आ गए 4, वो तीनों चारों ने मेरी बेइज्जती करना स्टार्ट कर दिया। अब सर बहुत देर तक बेइज्जती हुई। पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इस RCM बिजनेस की ताकत बताने जा रहा हूँ। बात किसकी है?
मेरी या तो हम आरसीएम वाले बोलते नहीं और एक बार बोलने लगे तो फिर हम छोड़ते नहीं। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, उन लोगों का घमंड तोड़ने के लिए कि वो पैसे वाले हैं। मैंने कहा आपका फोन देना सारे के सारे। सबने बोला ये ले। मैंने भी अपना फोन जेब से निकाला, मैंने उनके फोन लिए, अपना फोन लिया, सारे फोन इकट्ठे करके बाहर चपड़ासी खड़ा था, एक आदमी खड़ा था, उसको पकड़ा दिया, उसको कहा इस गेट से बाहर जाके खड़ा हो गया। बोला फिर उस गेट को बंद कर दे और 2 महीने तक खाना अंदर आएगा और कोई अंदर नहीं आएगा। समझ में आई बात? 2 महीने तक सिर्फ, बाकी ना फोन अंदर आएगा ना आदमी अंदर आएगा। अब अंदर हम माता फोड़े, एक दूसरे का सर फोड़े, फुटबॉल खेले, कबड्डी खेले, वो हमारा आइडिया है। 2 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल रही है और किसकी बंद। मेरे को बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे सैलरी बांटनी है। दूसरा बोलता है मेरे को तो नहीं, फैक्ट्री डाली, उसका माल मंगवाना है। तीसरा बोलता है ये करना। मैं क्या हो गया, हवा निकल गई आप लोगों को? आप तो करोड़पति लोग थे ना, आप क्या हो गया? आपका तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था ना, क्या हो गया? मेरा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद भी मैं टेंशन फ्री अपने को बोल रहा हूँ कि 2 महीने बाद देखते हैं किसके अकाउंट में पैसा आता है और किसका बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बिजनेस कौन है। ये रहा। मुझे कैद कर सकते हो, मुझे कैद कर सकते हो, मेरी टीम को तो नहीं कर सकते। अगर गलती से यहाँ पर आ गई ना तो ये होटल से देके ईंट उठा के ले जाएगी ध्यान। बोले ऐसा होता है क्या? तो उनका बोलना था, मेरा फोन मंगाना था। मैंने रिफ्रेश किया, इधर तो आपको पता है हमारा बिजनेस तो नंबर और सैकड़ों बदलता है। इधर मैंने रिफ्रेश किया 50,000, रिफ्रेश किया 1 लाख। बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बिजनेस चल रहा है। किए क्या? मैंने कहा मजाक तो आप कर रहे थे, सीरियस में कर रहा हूँ। मैंने कहा माल बिक रहा है तुम्हारा, आप बताओ कि सिक्योर कौन, आप या मैं? अब बताओ कि लाखों रुपया लगाने के बाद जिंदगी किसकी बेहतर, आपकी या मेरी? अब मुझे बताओ कि चैन से कौन सोता, आप या मैं? अरे करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी आप लोग सिक्योर से जिंदगी नहीं बिता पा रहे, या 0 रुपया लगाने के बाद भी टांगे ऊंची करके सोते रहते? पढ़ रहे हो कि करोड़ों रुपया है, तो मैं कह देता हूँ कि बड़े बड़े समुद्रों में अगर छोटी छोटी नदियां आके ना मिले ना तो समुद्र भी सूख जाता है। इसलिए याद रखना, आरसीएम वो व्यापार है जो कभी भी आपके समुद्र को सूखने नहीं देगा, आपको कभी जिंदगी में हारने नहीं देगा। दुनिया के हर व्यवसाय या हर काम का हो सकता है आपकी इनकम खत्म हो जाए, कम हो जाए, लेकिन यहाँ हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हर महीने होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अरे मैंने इतना परेशान क्यों? आरसीएम ज्वाइन कर लो और मेरे को देखे क्या बकवास कर रहा है। मैंने गलत क्या बोला? बोले कहना क्या चाहता है? मैंने कहा फैक्ट्री किसकी? बोले मेरी। इन्वेस्टमेंट किसका? बोले मेरा। टेंशन किसकी? बोले मेरी। मेरे को देखो 6 तारीख को अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता, आपको तो दिख रहा होगा। मैंने कहा 23 साल में समझ में नहीं आया आरसीएम। हम पूरी दुनिया को समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। लगे पड़े हो बिना बात के, फैक्ट्री पे फैक्ट्री डाले जा रहे, सब बंद करो, ज्वाइन करो फटाफट आरसीएम। अब हंसने लग गया जो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि इस कंपनी के ऑनर से भी ज्यादा सिक्योर हम लोग। उनको भी लाखों रुपए की टेंशन, उनको भी माल बनाना है, भेजना है, पर हमें काहे की टेंशन है? और उसके बाद भी अगर आरसीएम समझ में नहीं आता तो दोस्तों किसको दोस्त दोगे? कोई कंपनी आपको 1 महीना पागल बना सकती है, 1 साल बना सकती है, 23 साल तो नहीं बना सकती। 23 साल, 2 दशक से ऊपर हो चुका है, मायने रखता है 2 दशक से ऊपर। इसलिए फ्रेंड्स सीरियस होइए, बातें करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, लगातार चलते रहिए। मेरे पास बातें खूब बताने के लिए, मेरे पास कोई कमी नहीं, मैं रात कर दूंगा।
लेकिन अल्टीमेट मैं चाहूंगा कि मिलकर वर्किंग पैटर्न स्टार्ट कीजिए, मिलकर काम कीजिए, अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए, नेगेटिव को ढूंढना बंद कीजिए, पॉजिटिव को ढूंढना स्टार्ट कीजिए और अपनी दोनों लेगों पर फोकस कीजिए। आपकी ये दोनों लेगे आपके दो बच्चों के समान है, कभी भी इनमें फर्क महसूस न करें। मैंने कुछ चीजों लोगों को देखा है, एक बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे बेटे को कम प्यार करते हैं। ये अवधारणा अपने दिमाग से निकाल दो। अगर ये सोच रखोगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस अवधारणा को बदलो। इसका सबसे बेस्ट तरीका पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, 6 महीना। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। पहला महीना 60 and 40, 60 and 40 का रेशियो रखिए। 60% आपको इसमें काम करना है, 40% इसमें काम करना है। दूसरा महीना जैसे स्टार्ट होता है 40% इसमें काम करना है और 60% इसमें काम करना है। तीसरा महीना स्टार्ट होता है तो 60% इसमें काम करना है, 40 इसमें करना है। चौथा महीना स्टार्ट होता है वापस से तो 40% इसमें काम करना है, 60% इसमें काम करना है। अगर ये फॉर्मूला आपने अपनाया तो आपकी दोनों लेगे पैरेलल वर्क करेगी और पैरेलल वर्क करेगी तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा और लेना। इसको मैं देख लूंगा तो गुंडा है, कोई गलती कर दी इसने है तो आप ही का बच्चा, आप ही का बच्चा से मतलब आप ही की टीम, आप ही का बेटा। ये थॉट बदल लो। सेकंड पॉइंट, हमेशा अपलाइन के भरोसे मत बैठना। अपलाइन का इंतजार मत करना कि अपलाइन आएगी तो करूंगा या अपलाइन सपोर्ट करेगी तो करूंगा, क्योंकि आप भी किसी की अपलाइन है। इसलिए अपने आप को सेल्फ चार्ज करो, सेल्फ स्टार्ट करो और सेल्फ आगे बढ़ने की ताकत रखो। राइट सर। कभी भी अपनी अप्लायंस को गालियां देना बंद कर दो और अपना काम स्टार्ट कर दो। गालियां से मतलब मेरा यहाँ पर क्या है, मतलब उनका वेट करना, वो नहीं आई, कब तक आएगी, अगर सर आप आएंगे तो मैं ये काम करूंगा, अरे सर ये नहीं हो रहा। अरे आप खुद अपना दिमाग भी लगाइए ना इसके ऊपर, कहाँ दिक्कत आ रही है। ज्यादा से गलती तो होगी, गलती होगी तो अप्लायंस से डिस्कस कीजिए। गलती होने से पहले ही आप तो पूरी कहानी को निचोड़ के रख देते हैं तो कहां से बिजनेस बड़ा होगा। दूसरा वर्क क्या करना है, अपलाइन का वेट कम करके खुद के वर्किंग पैटर्न को डेवलप करना है। इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, एक काम कर सकते हैं। तीसरा काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, इस बिजनेस को जितना दूर जाके चालू करोगे सफलता उतनी जल्दी आपको मिलेगी, और इस बिजनेस को जितना पास से स्टार्ट करोगे सफलता उतनी धीरे आएगी। सिंपल सा नियम है। अगर हरिद्वार से बाहर नहीं निकले तो भैया कभी रॉयल्टी से ऊपर नहीं जा पाओगे। और जिस दिन आपने उत्तराखंड को छोड़ दिया और आप राजस्थान में घुस गए, महाराष्ट्र घुस गए, आप वेस्ट बंगाल में घुस गए, उधर जाके बिजनेस को डेवलप किया तो आपकी सफलता बहुत तेजी से आने वाली है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलते हुए चले जाओगे, पूरे हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य डेवलप करते चले जाओगे। इसलिए मेरा तीसरा फॉर्मूला, बिजनेस को जितना दूर हो उतना जाके डेवलप करिए, पास से डेवलप करना बंद कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता 6 महीने अगर आपने अपने घर को छोड़ दिया तो। अगर चाहते हो कि पूरी जिंदगी आपके बेटे का हाथ ऐसे रहे ना कि ऐसे रहे, अगर ये हाथ होता है देने वाले का, और देता वही है जिसके पास बहुत कुछ होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा जिंदगी भर किसी का गुलाम ना बने तो 6 महीने अपना घर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साल भर अपना घर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 साल में से 1 साल माइनस ही होगा। 1 साल माइनस होने का मतलब आपकी जिंदगी आने वाली 5 पीढ़ी तक सुधर जाएगी। निर्णय आप लोगों को लेना है, क्या करना है, क्या नहीं। राइट सर, बात समझ में आ गई। उसके बाद चौथा, कोरोना वायरस के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं कि मार्च 2020 में एंटर हुआ और उसने हमारे परिवारों को बर्बाद कर दिया। राइट सर। कोरोना वायरस, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उस वायरस से कुछ सीखा या नहीं सीखा, पर मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत कुछ सीखा कोरोना वायरस से। मैंने वो सीखा जिसकी कल्पना मैं आपको क्या बताऊं। देखिए कोरोना वायरस से क्या सीखने को मिला, जानना चाहते हैं। कोरोना हिंदुस्तान के अंदर मार्च 2020 से 2 लोगों ने नेटवर्क के ऊपर बहुत तगड़े तरीके से काम किया। एक तो आरसीएम बिजनेस और दूसरा कोरोना वायरस। दोनों ने नेटवर्क बनाया। क्या बनाया दोनों ने? कोरोना वायरस का पेशेंट बोलता आप मेरे गले लग जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बोलता आप मेरे गले लग जा, मैं भी तेरा हो जाऊंगा। दोनों ने नेटवर्क बनाया। राइट सर। एक ने नेटवर्क बना बना के देश को बर्बाद कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों की नौकरियां छीन ली, परिवार में से लोगों को जान से मार दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया, यहाँ तक कि हम 2 साल के लिए घरों में कैद हो गए। सड़क पर चलते गाय कुत्ते भी कंफ्यूज थे कि इंसान कहाँ चले गए।
है या नहीं? वो हालात हमारे हो चुके थे, भाई भाई को पसंद नहीं कर रहा था। अगर परिवार में भी किसी की डेथ हो जाती तो परिवार का दूसरा आदमी उससे मिलने नहीं जाता था। तो उस वायरस ने हमारे देश की ट्रेनों को रोक दिया, जो वर्ल्ड वॉर में भी नहीं रुकी, हवाई जहाजों को रोक दिया, चाइना से चालू हुआ और अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ये है कोरोना वायरस से सीखे हुए नेटवर्क की ताकत। अब कोरोना से सीखो नेटवर्क की ताकत और उसको आप अप्लाई कर दो आरसीएम के अंदर। अगर यही नेटवर्क आपका आरसीएम में बनना लग जाए तो क्या होगा? वही होगा जो 2 साल में हुआ। कोरोना वायरस के पीरियड में जब सब रो रहे थे, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हंस रहा था। जब लोगों की इनकम खत्म हो रही थी, यहाँ पे सबको इंसेंटिव मिल रहा था, एक का भी कमीशन नहीं रुका, एक का भी कमीशन आधा नहीं हुआ। लगातार कंपनी ने अकाउंट में पैसा भेजा, घर बैठे बैठे लोगों का बिजनेस बढ़ रहा था। जहां मेरी पूरी कॉलोनी रो रही थी, मैं छत पे खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा था। ये ताकत थी इस बिजनेस की कि उसने मुझे हंसने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मेरी टीम के अंदर लोगों के घरों में इनकम पहुंचाई। बुरे वक्त में भी आरसीएम ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। ये है नेटवर्क की ताकत जो आपको मैं बार बार सिखा रहा हूँ। इसलिए प्लीज प्रोडक्ट को काम में लेके नेटवर्क के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। हम आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लगातार डायमंड क्लब पे फोकस कीजिए, लगातार टारगेट्स पे फोकस कीजिए। कमियां ढूंढना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई कमी लगती है, आपको कोई चैलेंजेस आते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। अगर नमक की थैली खत्म हो गई इसका मतलब नेगेटिव नहीं होना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट कम हुआ तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लगातार अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, बाहर जाके बिजनेस को डेवलप कीजिए। अगर कोई कमी रहती है तो हम बैठे हैं दोस्तों आप लोगों के साथ, और हमारे जैसे भूत यहाँ पर आते रहेंगे और आपके बिजनेस को बड़ा करते रहेंगे। और इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट मंथ में आपके सामने यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं इस बिजनेस में हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट, जो बहुत जल्द बहुत तेजी से आपके शहर में आने वाले हैं, मिस्टर प्रहलाद राय जी, जो आपके बीच में बहुत जल्द है। सिर्फ मंदिर में माथा टेकना है। नेक्स्ट डेट कौन सी है? राइट सर, हम कर सकते हैं काम, हम आगे बढ़ सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं, कमिटमेंट करते हैं अपने आप से, हार तो नहीं मानेंगे, डायमंड क्लब को फोकस करेंगे, पॉजिटिव बने रहेंगे। नेगेटिव बहुत ढूंढ लिया, जिंदगी में नेगेटिविटी से बाहर निकल जाइए। और जब जब आपको हमारी याद आए, हम आपके सामने खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं। और याद रखना, अगर एक ओपी शर्मा इतना कुछ कर सकता है तो अगर सारे ओपी शर्मा बन गए तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते हैं, हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर विचार करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी देर मेरे को झेला, मेरी बातों को सुना, मेरी भावनाओं को सुना। और उम्मीद करते हैं कि ये टीम नंबर 1 टीम बन के दिखाएगी उत्तराखंड की। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, मेरे कान के पर्दे में छेद है, थोड़ा तेज बोलिए। हेलो हेलो हेलो, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। डायमंड जाना है, डायमंड 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 डायमंड। जो बोले उनका धन्यवाद, और जो नहीं बोले, जो नहीं बोले उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमारे बच्चों का भविष्य है। उनके आगे बोलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तुमने कैसा कमाल कर दिया, अब राजी तुमने